एडविन क्रॉफर्ड रेगिस्तान के बीच में खड़ा था जब अचानक सफेद बालों वाली एक लड़की आसमान से आ गिरी। वह सीधे उसकी बाहों में आ गिरी, पूरी तरह से खोई हुई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लड़की जल्दी से उसकी पकड़ से निकलना चाहती थी, लेकिन एडविन उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से एक पत्नी को ढूंढा था, और क्या होता अगर वह भागने की कोशिश करती। यह सुनकर लड़की और भी ज्यादा सहम गई और उसे ऐसे घूरने लगी जैसे उसके 3 सिर उग आए हों। वह कुछ सेकंड पहले ही एक बस में आराम से बैठी थी। फिर अचानक एक तेज दर्द हुआ और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। चारों ओर देखने पर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह रेगिस्तान उसके सामने आया कैसे। सबसे पहले उसने उस आदमी से सीधे पूछने का फैसला किया कि आखिर वो कौन था और वो कहाँ आ पहुंची है। एडविन मुस्कुराया और अपना परिचय दिया, यह दावा करते हुए कि वह पूरे पश्चिम का मालिक है। उसका नाम सुनते ही उसे उस पागल विलेन की याद आ गई जो उसने पहले किसी एडल्ट नॉवेल में पढ़ा था। एक ऐसा पागल हत्यारा जिसकी पहचान थी, लोग उसकी तुलना एक ड्रैगन से करते थे और वह नजर में आने वाले हर किसी को मार डालता था। उसे सफेद बालों वाले लोगों को अगवा करने और उन्हें तड़पाने का जुनून था। सफेद बाल आमतौर पर सिर्फ बूढ़े लोगों के होते थे, लेकिन नॉवेल की मुख्य किरदार लिलियन के बाल ऐसे ही थे। किसी शापित बीमारी की वजह से एडविन ने, मुख्य हीरो ने उसे बचाया था। वहीं दूसरी ओर लड़की का दिमाग फटा जा रहा था कि आखिर वो इस आदमी की बाहों में कैसे आ गई। उसी वक्त एडविन ने एक तिरछी नजर डालते हुए अपने सैनिकों को बचे खुचे दुश्मनों को खत्म करने का हुक्म दिया। उसकी नजर कुछ बंधे हुए लोगों पर पड़ी जिनकी धधकती लाल आंखें उसी को घूर रही थीं। ये देखते ही वो डर के मारे तुरंत पलट गई और एडविन के कंधे में छिप गई। एडविन समझ गया कि उसकी दुल्हन काफी नरम दिल की है, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने बेरिल को तलवार देने का हुक्म दिया। उस भारी भरकम तलवार को एक हाथ में पकड़कर हीरो दुश्मनों की तरफ बढ़ गया। अपने दूसरे हाथ से वो उस दरीसमी और लगभग बेसुध हो चुकी दुल्हन को थामे हुए था। तभी अचानक उसने देखा कि उसके बाल भी सफेद थे। ठीक उसी पल एडविन ने अपनी तलवार तेजी से घुमाई और लड़की ने खून को चारों तरफ छिटकते हुए देखा। ये देखकर कि उसे मतली आ रही है, हीरो समझ गया कि उसका पेट भी कमजोर है। खैर, मुख्य काम तो हो चुका था, तो अब घर लौटने का समय था। एडविन दुल्हन को अपने आगे बिठाकर घोड़े पर सवार हो गया और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कहाँ हो गई। एक रोमांटिक नॉवेल में यूं अचानक आ जाना ही काफी चौंकाने वाला था। ऊपर से उसके बाल भी सफेद थे। कुछ देर बाद वो क्रॉफर्ड ड्यूकडम पहुंच गए और ड्यूक के विशाल महल की ओर चल दिए। दरवाजे पर सूट पहने एक आदमी ने शांति से लॉर्ड का स्वागत किया। हीरोइन उसे तुरंत पहचान गई, ये वही था जिस पर एडविन भरोसा करता था, सेथ मिलियन। नॉवेल के हिसाब से जब भी एडविन का मूड खराब होता था, सिर्फ वही ड्यूक का स्वागत करने और उसे अंदर ले जाने आता था। क्योंकि गुस्से में वो किसी को मार भी सकता था, इसलिए उन दोनों के बीच ये समझौता था। सेथ ने शांत नजरों से लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये है कौन। ड्यूक बदले में मुस्कुराया और खुशी से ऐलान किया कि ये देवताओं का भेजा हुआ वो तोहफा है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। उसकी दुल्हन, बटलर की खतरनाक नजरों से डरकर लड़की कांप उठी और एडविन की पीठ के पीछे छिप गई। एडविन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और हीरो ने ये साफ करना जरूरी समझा कि हीरोइन बहुत नरम दिल की है और उसका पेट भी बहुत नाजुक है, इसलिए उसके साथ बहुत ध्यान से पेश आया जाए।
कुछ मिनटों बाद वे पार्लर में अकेले थे और वो लड़की एडविन की गोद में बैठी थी। लड़की माफी मांगने लगी। उसे उम्मीद थी कि ड्यूक उस पर रहम करेगा और उसे नीचे उतार देगा, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। ये सुनकर कि वो भागेगी नहीं, वो धीरे से हंसा और उसकी नाक को छुआ। हीरोइन ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी, जिसे सुनकर वो थोड़ा निराश हो गया। क्या वो सच में इतना डरावना था? वो उसे समझाना चाहती थी कि वो बस चौंक गई थी, लेकिन तभी अचानक उसने एडविन को ये कहते सुना कि वो उसे उसके नाम से बुलाए। साथ ही वो अब अपनी दुल्हन का नाम भी जानना चाहता था। हालांकि लड़की को इस शरीर के पिछले जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं था और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कौन है। इसके अलावा वो अपनी असली पहचान भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। असली दुनिया वाला नाम। एडविन के चेहरे पर बेसब्री साफ दिख रही थी और कुछ देर के तनाव के बाद उसने कबूल किया कि उसे न तो अपना नाम पता है और न ही ये कि वो आसमान से कैसे गिरी। एडविन ने अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को छुआ और सोच में डूबे हुए उसकी आंखों में देखा। हीरो सोचे बिना नहीं रह सका, क्या देवताओं ने सच में मेरी परीक्षा लेने के लिए इसे भेजा है? लेकिन उसकी रूबी जैसी आंखें और बर्फ से सफेद बाल एक ही सच्चाई बयां कर रहे थे कि वो यकीनन उसी की दुल्हन थी। उसकी याददाश्त खोने की बात ने उसे उलझन में डाल दिया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इससे तो चीजें और भी मजेदार हो जाएंगी। अब एडविन उसके ख्यालों में सिर्फ खुद को बसा सकता था और ठीक यही सोचकर वो एक बार फिर चीख पड़ी। इसके बाद उसने उसे एक नाम देने का फैसला किया, जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। उसने कुछ मिनट सोचा और अपनी दुल्हन को एंजेलिना नाम दिया। उसे उम्मीद थी कि उसकी परी और भगवान के इस तोहफे को ये नाम पसंद आएगा, जिसे सुनकर हीरोइन और भी ज्यादा डर गई। अगर कोई चीज एक बार एडविन के हाथ लग जाती तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता था। नॉवेल के अनुसार उसकी कैद से आजाद होने का एकमात्र रास्ता मौत ही था। उसके कैदियों को कभी न खत्म होने वाली यातनाएं झेलनी पड़ती थीं। असहनीय दर्द में फंसे वे सिर्फ जल्दी मौत की भीख मांग सकते थे। एंजेलिना इस बात से डरी हुई थी कि कहीं उसका भी वही हश्र न हो, जबकि हीरो को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी दुल्हन इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही है। एक बात साफ कर दूं, उसने नॉवेल में कभी भी किडनैप की गई ब्लोन्स को अपनी दुल्हन नहीं कहा था। एंजेलिना ने हिम्मत जुटाई और यह पता लगाने का फैसला किया कि वो अलग क्यों थी। पता चला कि एडविन को एक भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी जिंदगी जल्द ही खत्म हो जाएगी, जब तक कि वो असीरियन साम्राज्य में आसमान से गिरी एक लड़की से शादी नहीं कर लेता। ड्रैकुला की भविष्यवाणियां रईसों और राजघरानों के लिए होती हैं, लेकिन नॉवेल में सिर्फ राजकुमार को एक मिलने का जिक्र था। ड्यूक इस बात को लेकर सालों तक परेशान रहा और आखिरकार उसने ये सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि शायद देवता बस उसके साथ मजाक कर रहे थे, इसलिए उसने भी बदले में मजाक करने का फैसला किया और उसने खुद उस हर पुजारी को मार डाला जिसने वो भविष्यवाणी दी थी। एंजेलिना डर से कांप रही थी, जबकि एडविन याद करता है कि कैसे वो सचमुच भविष्यवाणी के ठीक समय पर आसमान से नीचे आ गिरी थी। जब उसे पता चला कि वो ज्वेल परिवार से है, तो एंजेलिना सदमे से लगभग बेहोश हो गई। वो फिर से चिल्लाई, उसे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ड्यूक जानता था कि इतने हल्के रंग के बाल सिर्फ एक ही नस्ल के हो सकते हैं। दूसरा सुराग उसकी आंखें थीं, कीमती रत्नों की तरह चमकती हुई, हर शेड में रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हुई। उसने सोचा कि यह बहुत खूबसूरत लग रहा था।
लेकिन हीरोइन इतनी घबराई हुई थी कि उसे कोई परवाह नहीं थी। ज्वेल क्लैन ऐसे इंसान थे जिनके खून में परियों का खून था, जो क्रॉफर्ड रेगिस्तान में छिपे हुए थे। किसी भविष्यवाणी ने उन्हें साम्राज्य का हत्यारा बता दिया था, इसलिए सम्राट ने उनके पूरे वंश को मिटाना शुरू कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका क्या नतीजा होगा। वो अभिशाप जो उनकी मौतों के बाद आया, या कैसे सीक्वल के नतीजों से राक्षस पैदा होंगे अगर सम्राट खुद एक नरसंहार को हरी झंडी दे दे। उसकी गुप्त पक्षियों की सेना एंजेलिना को देखते ही उसे गिरा देती। एडविन उसे भूत की तरह सफेद देखकर जमसा गया। आखिर किस चीज ने उसकी नरम दिल मंगेतर को इतना डरा दिया था? उसकी घबराहट के बाद उसकी आंखें गुस्से से ठंडी और गर्म हो गईं। किसकी हिम्मत हुई उसकी चीज को छूने की? उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस उससे चिपके रहना था, खुद को यह बताते हुए कि वो उसे और ज्यादा नहीं डरा रहा था जितना वो पहले से ही डरी हुई थी। एंजेलिना ने अपनी कीमती दुल्हन की आंखों में बसे डर के साथ सख्ती से सिर हिलाया। एडविन उसे अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दे सकता था। फिर उसने सेठ पर चिल्लाकर खंजर और सगाई के कागजात लाने को कहा। वो शादी की पूरी कस्में खाना ज्यादा पसंद करता, लेकिन फिलहाल के लिए उसने सोचा कि कम ही बेहतर है। वो उसे और ज्यादा चौंकाना नहीं चाहता था। हीरोइन ने साफ किया कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो आसमान से क्यों गिरी या उसकी याददाश्त क्यों चली गई, तो हाँ, उसके पास डरने की वजह थी। उसे खुश करने के लिए एडविन ने साफ कर दिया कि उसके साथ क्या होगा। हर पल शब्द उसके शरीर में दौड़ती बिजली की तरह उस पर गिर रहे थे, क्योंकि असल में समस्या यही थी। थोड़ी देर बाद बटलर ने सब कुछ तैयार किया और पूछा कि क्या मालिक सच में यह करने जा रहे हैं। ड्यूक जानता था कि उसकी दुल्हन घबराई हुई है और उसे दिखाना चाहता था कि वो अब से उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। खंजर पकड़कर उसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ उसके लिए है। उसने ब्लेड को अपनी उंगली पर रखा। एंजेलिना से कहा कि अगर वो यह नहीं देख सकती तो अपनी आंखें बंद कर ले। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, यह सोचते हुए कि उन्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था। जब उसने आंखें खोलीं तो एडविन की खून से सनी उंगली ठीक वहीं थी। मुस्कुराते हुए उसने उसे उसके होठों से लगा दिया। आखिरकार उसने उसका खून पी लिया और हीरो ने उसे चबाने के लिए एक चॉकलेट बार फेंकी। उसे याद आया कि कैसे उसने और लिलियन ने उससे ऐसा करवाया था जब उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया था। ड्यूक कुछ सेकंड के लिए उसे बाज की तरह देखता रहा, किसी चीज के होने का इंतजार कर रहा था। वो खुश था कि वो ठीक थी और एंजेलिना उलझन में थी कि कैसी समस्या। दोबारा चाकू पकड़कर एडविन मुस्कुराया। इस बार उसकी बारी थी। हीरोइन घबराकर सोफे के पीछे कूद गई, चिल्लाते हुए, तुमने कहा था कि खंजर सिर्फ तुम्हारे लिए है। हीरो ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो भागे नहीं, आखिर वो अपनी दुल्हन का ख्याल रखेगा। उसने यह सुनिश्चित करने का पक्का इरादा कर लिया था कि वो सुरक्षित और खुश रहेगी। एंजेलिना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और एडविन अपने काम में लग गया। उसने घबराहट में एक तीखी चीख निकाली, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने तो बस उसकी उंगली की नोक पर हल्का सा चुभोया था, और एक सेकंड बाद उसे अपने मुंह में रख लिया। उसकी उंगली उसकी जीभ से छू गई और वो बुरी तरह शर्मा गई। हांफते हुए अपना हाथ खींचने से पहले अपनी उंगली को कपड़े से पोंछते हुए एंजेलिना ने पूछने का फैसला किया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। पता चला कि उन्होंने अभी अभी एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया था और सिर्फ नाम ही उस लड़की को डराने के लिए काफी था। ड्यूक ने कहा कि खंजर पर जादू का श्राप था।
अब उनके शरीर और आत्मा एक साथ बंध गए थे। वे एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर सकते थे और अगर किसी एक को चोट लगती तो महसूस कर सकते थे। एडविन जब चाहे अपनी दुल्हन की रक्षा कर पाने को लेकर रोमांचित था, जबकि वो पहले से ही अपनी पुरानी जिंदगी का मातम मना रही थी। अब उन्हें बस कागजों पर साइन करना था और दिन खत्म करना था। एंजेलिना जानती थी कि भागना बेकार है, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही नहीं सकती। यह सब एक ऐसी भाषा में था जिसे वो नहीं जानती थी। लेकिन किस्मत शायद उस पर मेहरबान थी, क्योंकि उसने पन्ने पर लिखे शब्दों को ऐसे पढ़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक हारी हुई आह के साथ उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उसे अपने दूल्हे को वापस दे दिया, जो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर उसने उसे अपनी गोद में उठाकर उसके नए कमरों में ले गया। आलीशान, गर्म और उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही शानदार। बात यह थी कि अब वे पड़ोसी कमरों में फंस गए थे और उसे यकीन था कि ड्यूक उसकी हर हरकत पर नजर रखेगा। वहीं दूसरी तरफ एडविन ने माफी मांगी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी मुलाकात इतनी अचानक होगी और उसने इसके लिए तैयारी नहीं की थी। एंजेलिन को लगा कि उसे यहां अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हीरो उसकी बातों से उलझन में पड़ गया और उसने फैसला किया कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बस कहना होगा। उसी पल हेडमेड सारा यह पक्का करने के लिए आई कि लेडी एंजेलिन आराम से है। उसके ठीक बाद मेड जेनी वहां आई, भविष्य की डचेस की पर्सनल अटेंडेंट बनने के लिए। वह नौकरों का अभिवादन करने के लिए फर्श से नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन ड्यूक ने फैसला किया कि दुल्हन यह काम उसकी बाहों में से भी कर सकती है। आखिर किसी की हिम्मत नहीं होगी उसकी आलोचना करने की, भले ही वह लेटे लेटे ही ऐसा क्यों न करे। यह जानते हुए कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, एंजेलिन ने खुशी से मेड्स का अभिवादन किया, इस उम्मीद में कि वे उसका ख्याल रखेंगी। एडविन ने सोचा कि उसे शिष्टाचार सीखना चाहिए, आखिर एक डचेस नौकरों से इस तरह बात नहीं कर सकती। उसने बहस करने का फैसला किया। आखिर उसे अभी तक आधिकारिक तौर पर उपाधि नहीं मिली थी और वह शुरू से ही कोई रईस नहीं थी। उसकी बातें सुनकर हीरो का गुस्सा भड़क गया। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसकी चुनी हुई लड़की को नीचा दिखाने की। नौकरों के चेहरे पीले पड़ते देख एंजेलिन ने जल्दी से साफ किया कि ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ और ड्यूक हमेशा उसके साथ था। खैर, वह चाहता था कि वह ज्यादा सोचना बंद कर दे और याद रखे कि वह अब पश्चिम के मालिक की मंगेतर है। अब तक उसे लगता था कि सिर्फ उसकी कभी न खत्म होने वाली मुस्कान उसे डरा नहीं सकती, लेकिन अब तो वह भी खोखली लग रही थी। कुछ मिनट बाद वह अपने कमरे में अकेली थी और थककर बिस्तर पर गिर पड़ी। हीरो बाद में उसे डिनर पर बुलाने की योजना बनाकर चला गया और लड़की ने राहत की एक बड़ी सांस ली। अचानक जेनी की आवाज गूंजी। वह लेडी के नहाने का पानी तैयार करने आई थी और एंजेलिना हवा में 1 फुट उछल पड़ी। पहली बार यहां होने के कारण उसे इस तरह के बर्ताव की आदत नहीं थी और उसने हिचकिचाते हुए सिर हिला दिया। इतना कुछ हो गया था कि वह सब कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर अब उसे करना क्या था? अपना चेहरा देखने से शुरुआत करने का फैसला करके वह बिस्तर से उतरी और आईने की ओर बढ़ गई, अपनी परछाई को घूरते हुए। क्रिस्टल जैसे सफेद बाल, मोती जैसी चमकदार आंखें। उसे एहसास हुआ कि वह निश्चित रूप से एक जूली थी। बाद में उसे नॉवेल से याद आया कि एडविन पूरी तरह से सफेद बालों का दीवाना था क्योंकि वह जूलियस की तलाश में था,
लेकिन किताब में यह कभी नहीं बताया गया कि क्यों, जिससे वह पूरी तरह से अनजान रह गई। एक तरफ साइको दूल्हा था और दूसरी तरफ खून का प्यासा सम्राट। किसे पता था कि इस मुसीबत से कैसे बचना है। बेशक एडविन उसकी जान बचाना चाहता था, उसने तो उसके साथ खून का समझौता भी किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि चीजें आसान होंगी। वहीं आप हिज मैजेस्टी से मोलभाव नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूक अलग था। आखिरकार वह उसकी भविष्यवाणी की हुई दुल्हन थी। एंजेलिना अभी भी नहीं जानती थी कि उसे जूलियस की जरूरत क्यों है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ रही। यह सोचकर कि इससे वह ज्यादा समय तक जिंदा रहेगी, उसने शांत रहने और लंबी जिंदगी जीने की योजना बनाई, सिर झुकाकर रहने और किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचने की। थोड़ी देर बाद वह अपनी पर्सनल मेड की देखरेख में भाप निकलते गर्म पानी के टब में चली गई। गर्म पानी ने उसे जल्दी ही रिलैक्स कर दिया और हीरोइन ने एक लंबी, कान फाड़ देने वाली जम्हाई ली। यह सोचकर कि वह थक गई है, जेनिफर ने पहले पूछा और फिर उसके हाथों की मालिश करने लगी। और एंजेलिना उस सुखद एहसास में खो गई। अचानक मेड ने सोचा कि वे उसकी तर्जनी उंगली पर मौजूद अंगूठी का क्या करें। उलझन में उसे घूरते हुए हीरोइन को कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहां से आई है या क्या वह इस शरीर के पिछले मालिक की भी है। अचानक उसे अंदर किसी तरह का शिलालेख दिखा और उसने उसे पढ़ने की कोशिश की और वह हैरान रह गई। अक्षर समझ से बाहर थे और जेनिफर भी भाषा को नहीं पहचान पाई। अंगूठी खुद ही अशुभ लग रही थी और उस शिलालेख ने उसे और भी डरावना बना दिया। शायद इस शरीर के पिछले मालिक के साथ कुछ बुरा हुआ था और एंजेलिना यह समझ नहीं पा रही थी कि वह आसमान से क्यों गिरी थी। पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। वापस बेडरूम में हीरोइन पूरी तरह से थककर बिस्तर पर गिर पड़ी। खुद को कंबल में लपेटकर उसने फिलहाल जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वह तुरंत बेहोश हो गई, रात भर सोई और सुबह सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने से जागी। उसने एडविन को बिस्तर के पास बैठे देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी होने वाली दुल्हन इतनी नींद वाली होगी। वह डर के मारे चीखी और हीरो ने मान लिया कि यह खुशी की चीख थी। उसे एक पति का अपनी पत्नी के बेडरूम में आने में कुछ भी अजीब नहीं लगा, हालांकि तकनीकी रूप से उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। एंजेलिना को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह सच में अब हर सुबह आएगा? जब उसने जवाब सुना तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। एडविन अचानक गंभीर हो गया और उसने पता लगाने का फैसला किया कि क्या कोई ऐसी चीज है जो उसे पसंद नहीं है। लड़की यह महसूस करके फिर से डर से चीख पड़ी कि उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसका चेहरा गंदा था और शायद उसकी सांसों से भी बदबू आ रही थी। हंसते हुए और उसका सिर थपथपाते हुए ड्यूक ने सोचा कि उसकी दुल्हन बहुत प्यारी है। उसे उठाकर वह दृढ़ता से उनके साथ नाश्ते के लिए चल पड़ा। बाद में खाने से भरी मेज पर एक साथ बैठे हुए वह यह पूछने के लिए झुका कि वह क्या खाना चाहती है। वहां 10 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन था और हीरोइन जानती थी कि वह यह सब नहीं खा सकती। लेकिन जैसा कि पता चला, उसे केवल वही चुनना था जो उसे पसंद था, भले ही वह विलेन के साथ मेज के दूसरी तरफ बैठी थी। उसे इतना बेचैन कर दिया कि वह खाना ही भूल गई। कुछ मिनटों बाद एडविन यह देखकर हैरान था कि उसकी होने वाली डचेस ने कितना कम खाया था। जवाब में मुस्कुराते हुए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह उसके लगातार घूरने के बावजूद कैसे खा पाई। इस बीच ड्यूक ने सेठ को हेड शेफ तक यह बात पहुंचाने का आदेश दिया कि उसे सी फूड पसंद है।
मशरूम सूप और मिठाइयाँ। हमारी हीरोइन यह देखकर दंग रह गई कि उसने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था और बस पूरे समय उसकी प्लेट को घूरता रहा था। जब उसने सुना कि उनका खाना खत्म हो गया है तो वह और भी उलझन में पड़ गई। उसने कुछ भी नहीं खाया था। एडविन एक पल के लिए ठहर गया, फिर जोर से हंस पड़ा। उसे यह सब बहुत मजेदार लगा। लेकिन एंजेलिना अकेली नहीं खाना चाहती थी। यह सोचकर उसने तय किया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे याद आया कि उसका अपना नाश्ता हमेशा हल्का होता था और उसने इतनी दयालु दुल्हन भेजने के लिए मंदिर में अपना दान बढ़ाने का संकल्प लिया। उसके बाद जेनी मालकिन को कपड़े बदलने के लिए अलमारी वाले कमरे में ले गई। ऑर्डर बहुत जल्दी में आया था और उसने सब कुछ हड़बड़ी में खरीदा था। इसलिए हो सकता है कि कुछ चीजें फिट न हो, लेकिन हम उसे बाद में ठीक कर देंगे। हीरोइन ने कुछ कपड़ों की उम्मीद की थी, लेकिन अचानक उसके सामने एक पूरी दुकान खुल गई। नौकरानी बहुत खुश थी कि उसका साइज का अंदाजा सही निकला और उसे बस आस्तीन को थोड़ा ठीक करने की जरूरत थी। फिर उसने मालकिन को एक कुर्सी पर बिठाया और उसके बाल संवारने और फिर मेकअप करने में लग गई। एंजेलिना घबराहट में बैठी थी। उसे पता नहीं था कि भविष्य में उसके लिए क्या लिखा है, लेकिन उसके पास जो हो रहा था उसके बारे में सोचने या इनकार करने का समय नहीं था। वह एक पागल हत्यारे की गिरफ्त में थी। पहली प्राथमिकता अपने बचने की संभावना को बढ़ाना। इसका मतलब था कि शाही परिवार को एडविन को मारने से रोकना। मूल उपन्यास की कहानी में मुख्य समस्या यह थी कि क्राउन प्रिंस ने ही उसे मारा था। उसने यह काम सेफिरो तलवार से किया था, जो ड्रैगन की खाल से बनी थी और दैवीय शक्ति से भरपूर थी। सौभाग्य से एंजेलिना जानती थी कि तलवार कहाँ है। उसे क्राउन प्रिंस से पहले उसे हासिल करना था। नहीं तो न केवल ड्यूक क्रॉफर्ड मारा जाता, बल्कि वह खुद भी मारी जाती। तैयार होने के बाद हीरोइन हिज हाइनेस से मिलने गई। उसने सोचा कि उसका पहनावा उसकी सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकता। जब उसने नए कपड़े खरीदने का जिक्र किया तो उसने जल्दी से स्पष्ट किया कि उसके पास जो कपड़े थे वे काफी से ज्यादा थे। एडविन जानता था कि वह निस्वार्थ है, लेकिन बेहतर होगा कि वह इसे स्वीकार कर ले। वह इसे एक तोहफा बनाने पर अड़ा हुआ था। उसने दुल्हन को मेज पर बिठाया और उसने अपने सामने कुछ रहस्यमयी बक्से देखे। उन्हें एक एक करके खोलते हुए उसने उम्मीद की कि इससे उसे याद आएगा कि वह वास्तव में कौन है। जैवलिन परिवार को परियों का खून विरासत में मिला है, जिनकी शक्ति कीमती रत्नों में निहित है, इसलिए एंजेलिना उनका उपयोग कर सकती है। यह सुनकर कि उसमें शक्ति को उजागर करने की प्रतिभा है, उसे उम्मीद थी कि वह आग फेंक सकेगी। ड्यूक को यकीन नहीं था, लेकिन यह शायद इलाज करने वाली शक्ति थी। उदास होकर आह भरते हुए हीरोइन ने सोचा कि यह थोड़ा उबाऊ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो बेहतर था। समस्या यह थी कि वह नहीं जानती थी कि रत्न की शक्ति को कैसे उजागर किया जाए, और एडविन भी नहीं जानता था। इस बीच ड्यूक उसके फूले हुए होठों और नाराज भाव पर पिघल गया। उसने इसे उसका होमवर्क बनाने का फैसला किया और इनाम के तौर पर एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। पहले तो एंजेलिना की आंखें उम्मीद से चमक उठीं, लेकिन जब उसने सुना कि सगाई तोड़ने और भाग जाने की इजाजत नहीं है, वह तुरंत निराश हो गई। अंत में वह अपनी शक्तियों को नहीं जगा सकी। कुछ समय बाद एडविन अचानक उसे रेगिस्तान में ले गया। पता चला कि वे जिस जगह पर पहुंचे थे वह कभी शक्तिशाली जैवली घराना हुआ करता था। वह देखना चाहता था कि क्या उसकी यादें वापस आ जाएंगी। उसके घर लौटने के बाद
जिस भूमि पर जैवली रहते थे उसे एम्ब्रियन कहा जाता था और ड्यूक उनके बारे में बहुत कुछ जानता था क्योंकि उसका परिवार पीढ़ियों से वहीं रहता था। सोच में डूबे हुए उसे याद आया कि बचपन में उसने अपने पिता से बहुत कुछ सुना था। एंजेलिना जानती थी कि उपन्यास में इसका जिक्र नहीं था और हर कोई यह मान बैठा था कि क्रॉफर्ड के पहले ड्यूक की मौत शाही परिवार से जुड़ी थी। वह दानव विद्रोह में मारा गया था जिसे हिज मैजेस्टी ने जैवली के नष्ट होने के बाद शुरू किया था। हीरोइन को शक था कि वह बस यूं ही मर जाएगा, खासकर जब वे तब तक एम्ब्रियन पहुंच चुके थे। अब यह किसी भी पुराने रेगिस्तान जैसा लग रहा था। लेकिन एडविन ने कहा कि यह हमेशा ऐसा नहीं था। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे रत्न जादू का इस्तेमाल करते थे, ज्यादातर केवल इलाज कर सकते थे, लेकिन एडविन के पिता ने कहा था कि एम्ब्रियन में कभी हरे भरे जंगल और चमचमाती झीलें थीं। एंजेलिना को आश्चर्य हुआ कि पहले ड्यूक कभी यहां आए थे, लेकिन एडविन ने कहा कि हर परिवार के मुखिया को कम से कम एक बार यहां आना पड़ता था। साथ ही वह चौंक गया था कि उसकी दुल्हन इतने सारे सवाल पूछ रही थी, लेकिन उसने शांत रहने का नाटक किया, जैसे कि वह बस अपनी यादों को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसे एक मुरझाए सूखे पेड़ के पास ले जाते हुए ड्यूक ने स्पष्ट किया कि एम्ब्रियन एक बाधा से सुरक्षित था। बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं आ सकता था। बाहरी लोगों के लिए यह जगह थी ही नहीं। उनके सामने का पेड़ जैवली का संरक्षक था। यह बाधा को बनाए रखता था। उसने उसे नीचे उतारा, उसे तने की ओर धकेला। वह झिझकी, फिर धीरे से अपना हाथ छाल पर रख दिया। एंजेलिना को एहसास हुआ कि इस शरीर में जो आत्मा है वह एक ऐसी जाति की थी जिसकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी, एक ऐसी जाति जिसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ा था। यह सोचकर कि वे उसे याद रखेंगे, उसे अचानक पेड़ से एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। उसका हाथ एक पल में तने से जुड़ गया। वह उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, जैसे उसकी हर कोशिका जंगल की आग की तरह जल उठी हो। एडविन डर के मारे सुन्न हो गया। अपनी दुल्हन को पास खींचते हुए वह पूरी तरह से चकित था। उसने उसे अपना हाथ तने से हटाने का आदेश दिया। तुरंत, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ दर्द भरी सिसकियां ही मिली, यह न समझते हुए कि इस पेड़ ने उसकी चुनी हुई लड़की को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। उसने अचानक सैनिकों की चीखें सुनी और लड़ाई का शोर बढ़ गया। कौ ने उनकी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था और हीरो ने दुश्मनों से निपटने के लिए लड़की को जल्दी से एक तरफ कर दिया। उस पल उसे कुछ समझ नहीं आया और न ही कुछ सुनाई दिया। उसे लगा जैसे दर्द से उसका दिल फट जाएगा। तभी दुश्मन का एक सैनिक चुपके से उसकी तरफ बढ़ने लगा। एंजेलिना ने उसे आखिरी पल में देखा, ठीक उसी समय जब तलवार की धार उसके सिर पर थी। वह जोर से चिल्लाई, अनजाने में एडविन का नाम पुकारते हुए। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मौत के लिए तैयार हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो दुश्मन का बेजान शरीर उसके बगल में गिरा हुआ था। ड्यूक ऐसी हिमाकत पर गुस्से से आग बबूला था। उसकी चीज को छूने के बारे में सोचने की भी उसकी हिम्मत कैसे हुई। अपनी हीरोइन की ओर झुकते हुए उसने उम्मीद की कि वह ठीक हो और जितनी जल्दी हो सके इन कौओं से निपटना चाहता था। मौत के डर से एंजेलिना बाकी सब कुछ भूल गई थी। अब दर्द वापस आ रहा था और वह होश में रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। एडविन ने यह साफ करने का फैसला किया कि अगर उसने मरने की कोशिश की तो वह उसे मरने के बाद भी ढूंढ निकालेगा और उसे मौत की भीख मंगवाएगा। उसकी पागलों जैसी बातों से हैरान होकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी।
यह अजीब था कि ड्यूक के गले लगाने से वह तुरंत शांत हो गई थी और उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होने लगा था, खुद से यह कहते हुए कि वह अपना दिमागी संतुलन खो रही है। हीरोइन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गई। जब वह आसमान से गिरी तो एडविन पूरी तरह से दंग रह गया, लेकिन बहुत खुश भी था। केवल एक चीज जो उसे परेशान कर रही थी वह यह थी कि समय, स्थान और उसका रूप ओरेकल की भविष्यवाणी से हूबहू मेल खाते थे। यह जांचने का केवल एक ही तरीका था कि वह जेवेल है या नहीं, और वो था उसे अपना खून पिलाना। अगर कोई साधारण इंसान क्रॉफर्ड का खून पी ले तो उसका पूरा शरीर दर्द से ऐंठ जाएगा, इसलिए हीरो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। खून का समझौता पूरा होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी दुल्हन अपनी याददाश्त खो चुकी है। कीमती पत्थर किसी काम के नहीं थे, अपनी स्टडी में नौकरों से घिरे बैठे। ड्यूक को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या करना है। तभी सेठ ने सोचा कि क्यों न उसे एम्ब्रिया ले जाया जाए। तुरंत एडविन को एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद किसी जानी पहचानी जगह पर मुसीबत का सामना करने से उसकी याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए उसने कौओं को हमला करने के लिए उकसाया। वे उसकी ताकत या उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके पास घबराने का कोई कारण नहीं था। उसने पागलों की तरह तैयारी की, यह सोचकर कि वह उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। बैरल लड़ाई के बीच में उसकी ओर दौड़ा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। उसने सलाह मान ली। हीरो नहीं चाहता था कि एंजेलिना उसे इस हाल में देखे। जब वह पलटा तो उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। वह पेड़ के सामने रेत पर बेसुध पड़ी थी। वह दौड़कर गया और उसे बाहों से उठाया। वह उसका नाम पुकारने लगा और उसे जागने के लिए विनती करने लगा। कम से कम वह जानता था कि वह जिंदा है, क्योंकि खून की कसम अभी भी कायम थी। बैरियल से सुनने के बाद कि उन्होंने कौओं से निपट लिया है, एडविन ने उम्मीद की कि कोई भी बचकर न भागा हो। उसकी दुल्हन को एक राज रहना था। महल में वापस आकर उसने उसे तुरंत डॉक्टर को सौंप दिया और इलाज के बाद इस बारे में कोई भी जानकारी फैलाने से सख्ती से मना कर दिया। हीरो हर समय उसके साथ रहा। सेठ सोच रहा था कि क्या उसने आराम करने के बारे में सोचा भी है, अपनी दुल्हन को बाहों में लिए बिस्तर पर बैठे हुए। एडविन ने फैसला किया कि वह ठीक से आराम कर रहा है, भले ही उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। कौओं का तो काम तमाम हो गया था। एंजेलिना सुरक्षित थी, लेकिन ड्यूक का गुस्सा कहीं नहीं जा रहा था। उसने कसम खाई कि वह उस लड़की को अपने हाथों से जाने नहीं देगा, वरना वह पागल हो जाएगा। अपने बेवकूफ़ी भरे प्लान के लिए मन ही मन माफी मांगते हुए उसने उम्मीद की कि वह जल्द ही जाग जाएगी। इस बीच एक अकेला चोगा पहने यात्री एम्ब्रिया के पवित्र पेड़ के पास पहुंचा और उसे ध्यान से घूरने लगा। उसने बहुत लंबा इंतजार किया था, लेकिन अब आखिरकार वह समय आ गया था। पेड़ के तने पर अपनी हथेली रखते हुए उसने अचानक एक तेज रोशनी को खुद को निगलते हुए देखा। इसी बीच रेवेन कैप्टन कासान क्राउन प्रिंस के कक्ष में पहुंचा। एक और असफलता की रिपोर्ट के साथ उत्तराधिकारी ने उम्मीद की कि कम से कम कुछ सैनिक बच गए होंगे, लेकिन कैप्टन ने बस चुपचाप नीचे देखा और कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस लेते हुए क्राउन प्रिंस को याद आया कि उसने व्यक्तिगत रूप से कासान को चुना था रेवेन कमांडर की भूमिका के लिए, इसलिए उसने उम्मीद की कि कैप्टन उसे फिर से निराश नहीं करेगा। अपना सिर झुकाकर और उसे जरूर खोजने की कसम खाते हुए कासान एक पल में हवा से गायब हो गया, यह सोचते हुए कि उसके पिता निश्चित रूप से फिर से शिकायत करेंगे। क्राउन प्रिंस समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ा आदमी यह सोचता भी क्यों है कि उन्हें जेवेली से छुटकारा पाने की जरूरत है। जब तक ड्यूक क्रॉफर्ड मर नहीं जाता, तुम्हें पूरा समाधान नहीं मिलेगा। वह सर्वोच्च प्राथमिकता है। जेवेली जाति का सफाया हो गया था।
तो यह आदमी अभी तक सांस क्यों ले रहा है, जबकि इसे तो अपने बाप के साथ ही टपक जाना चाहिए था। इसके अलावा एडविन को परिवार की शक्तियां विरासत में मिली हैं, इसलिए जब तक क्रॉफर्ड परिवार है, सम्राट का पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता। असीरियन साम्राज्य पूरी तरह से ताकत पर आधारित था, सिवाय राजधानी के क्षेत्रों के, जिन्हें शाही परिवार चलाता था। ड्यूक पेटन पूर्व पर शासन करता था और पश्चिम ड्यूक क्रॉफर्ड के अधीन था। ड्यूक शाबिनी के पास दक्षिण था और उत्तर आर्चड्यूक हेस के हाथों में था। इन सब में से ड्यूक क्रॉफर्ड की सेना सबसे ताकतवर थी, जो पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखती थी। एडविन की व्यक्तिगत ताकत को गिने बिना भी उसकी सेना सम्राट की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। क्राउन प्रिंस जानता था कि अगर ये लोग शाही परिवार के वफादार रहे तो इससे बेहतर कोई बचाव नहीं हो सकता। चिंता करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन साथ ही वारिस असीरियन को अपना मानता था। वो उसे किसी के साथ बांटने वाला नहीं था। अगले दिन हीरोइन के सामने बैठे एडविन ने अचानक उसकी आंखें खुलते हुए देखीं। वो हमेशा की तरह डर से चीख पड़ी। हीरो बस इस बात से खुश था कि अपना आपा खोने से पहले वो जाग गई। एंजेलिना पूरी तरह से खोई हुई थी और वो सोचने लगा कि क्या उसे सच में फिर से कुछ याद नहीं आ रहा है, ये सुनकर कि शायद कल उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। उसे अचानक याद आने लगा कि कैसे वो दर्द से बेहोश हो गई थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा और हीरो ने तुरंत अपनी दुल्हन को करीब खींच लिया, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। वो उसकी छाती पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वो मरने वाली है। कुछ सेकंड बाद उसने ये पक्का करने का फैसला किया कि क्या वो रक्षक पेड़ सच में मर चुका था। पता चला कि वो मर चुका था और वो भी बहुत समय पहले। लेकिन हीरोइन को लगा था कि वो जिंदा है, जैसे कि वो उसे जाने नहीं देगा। और वो जलन वाला दर्द दिल की धड़कन जैसा लग रहा था। मुस्कुराते हुए एडविन ने फैसला किया कि उसकी दुल्हन यकीनन कुछ खास है। उसके आसपास तो मरे हुए पेड़ भी लालची हो जाते थे। उसने खुद इस मामले की जांच करने का फैसला किया। तभी एंजेलिना को उत्सुकता हुई। वो कौन लोग थे जो उसे मारना चाहते थे? उसके अनुसार वे क्रोस थे, एक लाल आंखों वाला रहस्यमयी शाही संगठन जिसे सिर्फ क्राउन प्रिंस ही कंट्रोल करता था। वे तब बने थे 15 साल पहले जेवेली पर हुए जुल्म के दौरान, जो प्रिंस के आदेशों के तहत काम कर रहे थे। उनके बारे में सब कुछ राज में डूबा हुआ था। बस एक बात पक्की थी, वे अब भी जेवेली के निशानों की तलाश कर रहे थे। डर से कांपते हुए एंजेलिना को एहसास हुआ कि वे यकीनन उसके वजूद के बारे में जानते थे। बस ये सोचने से कि वे उसे जरूर ढूंढ लेंगे और पकड़ लेंगे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे यूं टूटते देख ड्यूक को लगा कि इसी वजह से उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। उसे यहां डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वे क्रोज उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। लड़की को फिर से वो अजीब एहसास हुआ, जिसे वो बस स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यह बहुत परेशान करने वाला था। जब वो अपना हाथ तक नहीं हिला पा रही थी, दर्द असहनीय था और दुश्मन की तलवार ठीक उसी पर तनी हुई थी। वो बस एडविन के बारे में ही सोच सकती थी। अपनी आंखें कसकर बंद करके और सिर झुकाकर उसे खौफ के साथ एहसास हुआ कि जिंदा रहने के लिए उसे अपना सारा समय उस पागल के साथ बिताना होगा। उसे दोनों हाथों में पकड़कर ड्यूक ने फैसला किया कि उसकी दुल्हन ने बहुत ज्यादा बोझ उठा लिया है। बाद में हीरोइन सोचने लगी कि उन कीमती पत्थरों की शक्ति को कैसे अनलॉक किया जाए। उसने गहरी आह भरी, ये जानते हुए कि उसे इसे जल्द से जल्द करना होगा।
लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। जेनी ने देखा कि उसकी मालकिन आजकल बहुत आहें भर रही है और फैसला किया कि चीजें ऐसे नहीं चल सकती। तो उसने होने वाली डचेस को बगीचे में थोड़ी सैर पर ले जाने का फैसला किया। वे एक पवेलियन में पहुंचे जहां से खिलते हुए गेंदे के फूलों का खेत दिखाई दे रहा था, जो इतना शानदार था कि मदहोश कर दे। अपनी मालकिन के लिए एक अच्छी ड्रिंक बनाने की इच्छा से नौकरानी ने पूछा कि क्या उसकी कोई पसंदीदा चाय या मिठाई है। जब वो चली गई तो एंजेलिना कुछ फूल तोड़ना चाहती थी, लेकिन माली अचानक उसके लिए पूरी टोकरी ले आया। एक ट्रे के साथ वापस आकर जेनी वास्तव में इतने सारे फूलों को देखकर कंफ्यूज हो गई। उसने उन्हें छांटने का फैसला किया, जबकि उसकी मालकिन ताजी हवा में अपनी चाय का मजा ले सकती थी। उसने उस पर कुछ व्हिप्ड क्रीम फैलाई, एक बाइट ली और परम आनंद महसूस किया। ड्यूक की आवाज गूंजते ही शांतिपूर्ण माहौल टूट गया। वो आखिरकार अपनी दुल्हन को पाकर खुश था। उसका हंसमुख चेहरा देखकर उसे उत्सुकता हुई। उसे जानना था कि उसके जाने के बाद ऐसी क्या बात थी जो उसे इतना खुश कर रही थी। जब वो उसके साथ होती थी तो वो कभी इतनी खुश नहीं दिखती थी, और यह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसने देखा कि उसकी प्लेट में टार्ट्स टेढ़े-मेढ़े थे और वो चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई मेरी दुल्हन को यह बकवास परोसने की। जेनी वहीं जम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से समझाया, ये टार्ट्स ऐसे ही दिखने चाहिए, सच में। उसने एक पर क्रीम और स्ट्रॉबेरी जैम लगाया और उसे देते हुए कहा, यह कमाल का है। एडविन ने धीरे धीरे उसके हाथ से उसे खाया। उसने उससे आंखें मिलाईं। उसे यकीन था कि यह इतना बुरा नहीं हो सकता। एडविन अपना सिर पकड़कर जोर से हंस पड़ा। एंजेलिना का दिल बैठ गया। क्या टार्ट्स में जहर मिला हुआ था? उसने उसकी नाक चुटकी से दबाई, तुम बहुत प्यारी हो, उसने हैरानी से कहा। उसकी नजर ने उसे घबरा दिया। पास में फूलों की टोकरी देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे फूल पसंद हैं और उसने घोषणा की कि वो उन्हें पूरे बगीचे में लगवा देगा। एंजेलिना को इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे सभी फूल पसंद थे। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने सोचा कि शायद वो फूलों का ताज चाहता है। माहौल को हल्का करने के लिए उसने उत्साह से टोकरी उसे थमा दी, मेरे लिए अभी एक बनाओ। उसके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो हाँ कह देगा, इसलिए उसने एक के बाद एक बनाना शुरू कर दिया। उन्हें परफेक्ट बनाने और उसके गुस्से से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसे मिले लगभग 1 दर्जन गहनों पर नजर डालने के बाद हीरो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे कौन सा देना चाहती है। जब उसने सुना कि वे सब उसी के लिए हैं, तो वो खुश हो गया और साफ किया कि वो अपनी मंगेतर से कोई भी ले लेगा, और एक को अपने सिर पर उछाल लिया। एडविन को उम्मीद थी कि यह उस पर अच्छा लग रहा होगा। एंजेलिन को अब तक एहसास ही नहीं हुआ था कि उसका चेहरा कितना हैंडसम है। ऐसा नहीं था कि वह नोटिस करने से बहुत ज्यादा डरती थी। उसके सिर पर घूंघट डालते हुए हीरो ने सोचा कि इस गर्म और आरामदायक माहौल में यह बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कल की घटनाएं बस एक बुरा सपना थीं। ड्यूक यह जानने को उत्सुक था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए लड़की ने उनकी एक जैसी छड़ियों को देखकर हैरान होने का नाटक किया। मुस्कुराते हुए एडविन ने तय किया कि उसे मैचिंग ज्वेलरी पहनना पसंद है। चाय के बाद वह उसे अपनी बाहों में उठाकर महल में वापस ले गया। बगीचे के रास्ते पर चलते हुए नजारे का आनंद लेते हुए
हीरोइन सोच रही थी कि वह फिर से अपने पैरों पर कब चल पाएगी। अचानक उसे आगे एक अजीब टावर दिखा और उसने सोचा कि यह क्या है। ड्यूक, जो कुछ पल पहले मुस्कुरा रहा था, उस तरफ देखकर अचानक गंभीर हो गया, जो बहुत ही बेचैन करने वाला था। उसके इस गंभीर रूप को देखकर घबराई एंजेलीन ने सोचा कि शायद उसे पूछना ही नहीं चाहिए था। एडविन को अपनी बात दोहराना सख्त नापसंद था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि इसे सुनने के बाद अब वह ध्यान से सुनेगी। वह एक डरावनी जगह थी जहां उसे जाने की इजाजत नहीं थी। हीरोइन ने मान लिया कि यह एक टॉर्चर चैम्बर है। जैसे ही उसने अपनी सहमति दी, हीरो मुस्कुराया और सोचा कि वह सिर्फ अच्छी चीजों की हकदार है। बाद में वह अपने ऑफिस वापस चला गया, जहां बटलर और बैरल पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मालिक के सिर पर गुलदाउदी का माला देखकर सेठ का तो मुंह खुला का खुला रह गया। खुशी से झूमते हुए एडविन अपनी मंगेतर से मिले शानदार तोहफे को दिखाने के लिए बेचैन था। बटलर ने सोचा कि वह काफी टैलेंटेड है। जब हीरो इस याद का मजा ले रहे थे कि उसने कैसे इसे अपने छोटे छोटे हाथों से बनाया था, तभी गंभीर होने का समय आ गया। ड्यूक उस नाइट और नौकर की चेतावनी के बारे में उत्सुक था। बैरल ने जल्दी से साफ किया कि उन्होंने समस्याओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। मालिक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने जांचने का फैसला किया कि क्या लेडी सच में सब कुछ भूल गई है। दुर्भाग्य से ऐसा ही था और किसी को नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। वह 18 की लग रही थी, जिसका मतलब था कि ज्वेलरी हंट के दौरान वह सिर्फ 3 साल की थी, लेकिन सम्राट के अनुसार एम्ब्रेश में कोई भी जीवित नहीं बचा था। बटलर ने सोचा कि वे शार्क्स के जरिए उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ड्यूक को योजना की सफलता पर शक था, क्योंकि उन्होंने 15 सालों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। रेवंस की वजह से। जहां तक क्राउन प्रिंस के अपने सैनिकों की बात है, वे अभी भी रेगिस्तान छान रहे थे, कब्र लुटेरों के साथ। बेरिल ने सोचा कि शायद वे जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन एडविन को यकीन था कि अगर कोई बच भी गया होता तो वे कभी वहां वापस नहीं जाते। तभी नौकर ने उन्हें याद दिलाया कि गार्जियन ट्री ठीक उसी रेगिस्तान में है। कब्र लुटेरों का अचानक दिखना अप्रत्याशित था और हीरो को पता चला कि प्रिंस हु अभी भी इस मामले की जांच कर रहा है। खिड़की से बाहर सोचते हुए वह समझ नहीं पा रहा था कि क्राउन प्रिंस क्या करने वाला है। अगले दिन सिंहासन का उत्तराधिकारी एक प्रतिष्ठित मेहमान के साथ बैठक के लिए पार्लर गया। ड्यूक शैविनी ने सम्मानपूर्वक झुककर बताया कि उसने हाल ही में प्रिंस की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में कितना कुछ सुना है। उसने सोचा कि क्राउन प्रिंस कब तक आसपास की हर महिला का दिल चुराने की योजना बना रहा है। उत्तराधिकारी को एहसास हुआ कि उसे एक साथी की तलाश शुरू करने की जरूरत है। आखिर यह एक भावी सम्राट की नियति थी, साथ ही यह उसकी बाकी की जिंदगी का सवाल है, और वह इसे सावधानी से करना चाहता था। बैठक के बाद ड्यूक शैविनी अपनी जागीर में लौट आया, जहां बटलर ने सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। उत्तराधिकारी के साथ बैठक ठीक वैसी नहीं थी जैसी उसने योजना बनाई थी, लेकिन कुल मिलाकर बुरी नहीं थी। उसने हिज हाइनेस को एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक टाइमपीस तोहफे में देकर चौंका दिया। क्राउन प्रिंस उसके शानदार डिजाइन और साम्राज्य के सबसे महान मास्टर द्वारा बनाए गए डिवाइस के दिलचस्प फंक्शन से बहुत प्रभावित हुआ। अचानक उत्तराधिकारी ने उस आदमी की घड़ी पर टॉप टियर रत्न देखे, जो साफ तौर पर पेटन ड्यूकडम के थे। यह था कि साम्राज्य के 2 ड्यूक
महाद्वीप के पूरे रत्न उद्योग को सख्ती से नियंत्रित करते थे। ड्यूक शिविनी इस बात से खुश नहीं था कि हिज हाइनेस ने पूर्वी शासकों का जिक्र किया, जिनकी एक राजकुमारी उम्मीदवार भी दौड़ में थी। बटलर जानता था कि क्राउन प्रिंस ने जानबूझकर यह विषय उठाया था। ड्यूक पेटन खदान का मालिक है और इसका उत्तराधिकारी के ऑरेकल से कुछ लेना देना हो सकता है। ऑरेकल कहता है कि हिज हाइनेस को तभी बचाया जा सकता है जब वह रत्न रक्षक को ढूंढ ले और उसका दिल जीत ले। ड्यूक शिविनी यह सुनकर पागल हो गया। उसके परिवार को हमेशा से रत्न रक्षक माना जाता था। उसने फैसला किया कि उसकी बेटी लिलियन ही वह क्राउन प्रिंसेस बनेगी और योजना को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। दरवाजे पर एक दस्तक हुई और एक युवा लड़की की आवाज अंदर आने के लिए कह रही थी। दरवाजे पर अपनी कीमती लिलियन को देखकर उस आदमी की आंखें चमक उठीं। सोफे पर उसके बगल में बैठकर उसने यूं ही उसे याद दिलाया कि प्रिंस जल्द ही अपनी दुल्हन चुनेगा। वह उत्साह से उछल पड़ी और बोल पड़ी, क्या वह मैं हो सकती हूँ? ड्यूक शेविनी को जरा भी शक नहीं था कि वही असली रत्न रक्षक थी। यह सोचते हुए कि उसके पिता दुनिया में सबसे अच्छे हैं, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। इस बीच एडविन ने एंजेलिना के साथ अपनी सगाई की आधिकारिक घोषणा करने का आदेश दिया। सेठ इस विचार से सहमत नहीं था। वह जानता था कि क्रोज निश्चित रूप से अपनी निगरानी और कड़ी कर देंगे, लेकिन हीरो ने सोचा कि इससे चीजें और भी दिलचस्प हो गई हैं और जल्द ही इसे खत्म करने के विचार से बहुत उत्साहित था। स्टीवर्ड रुका, फिर उसे याद दिलाया कि उनके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। बेहतर होगा कि अब चलें। ड्यूक शिविनी अपने मेडलियन को सोचते हुए देख रहे थे, जिसके अंदर का ओपल बीच से टूट गया था। सेठ ने सोचा कि उसे उस महिला को बता देना चाहिए कि क्या होने वाला है, लेकिन एडविन ने उसे एक और बार डराने का इरादा छोड़ दिया। उसने अभी तक अपनी शक्तियां भी नहीं खोली थीं। एंजेलिना अब भी हर बात पर चौंक जाती थी, भले ही वह उसके साथ सही बर्ताव करता था। हीरो को बस यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्यों नजरअंदाज कर रही थी। उसने बटलर को आदेश दिया कि उस दिन उसे उसके कमरे में बंद रखे और अगर जरूरत पड़े तो उसे खतरे से बचाए। एक चालाक मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ काले केस पर रखा। उसकी होने वाली दुल्हन को बाद में सुर्खियों में आने के लिए तैयार रहना था। जब क्राउन प्रिंस को पता चला कि ड्यूक क्रॉफर्ड ने सगाई कर ली है, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने किसी को अगवा कर लिया है या किसी परिवार को धमकाया है? और जहां तक दुल्हन की बात है, बटलर डायलन बस उसका नाम ही पता लगा पाया। रिपोर्ट में इसे पढ़ते हुए युवराज ने उस लड़की के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसके बटलर ने रईसों की सूची की जांच की। उस नाम का कोई कुलीन व्यक्ति नहीं था। यह एक अच्छी बात थी। हर कोई जानता था कि सम्राट और क्रॉफर्ड्स की आपस में नहीं बनती। अगर कोई रईस इस रिश्ते के लिए मान जाता तो यह शाही परिवार को सीधी चुनौती होती। लेकिन भले ही उसकी दुल्हन कोई आम लड़की थी, शाही झगड़े के बीच में किसी लड़की को चुनना इतनी अचानक क्यों? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को चुनना ज्यादा समझदारी नहीं होती? डायलन ने सोचा शायद ड्यूक को बस एक वारिस चाहिए था। उसे साफ तौर पर इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी दुल्हन कहाँ से आई है। उनका परिवार पीढ़ियों से आपस में ही शादियां कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ज्यादातर रईस दूर ही रहते थे। अचानक स्टीवर्ड को एहसास हुआ कि हीरो के शरीर में कोई समस्या हो सकती है, और फिर यह बात उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी जब से जेवेली गायब हुई थी। ड्यूक का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। क्या वह पहले ही अपने सब्र की आखिरी हद पर पहुंच चुका था? इससे पता चलता है कि वारिस को क्यों
अचानक इतनी जल्दी एक उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी, फिर भी एक अजीब सा एहसास क्राउन प्रिंस को परेशान कर रहा था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत जरूरी नजरअंदाज कर दिया हो। सम्राट के अनुसार क्रॉफर्ड का श्राप उनके खानदान में चलता है, मतलब वारिस को भी यह मिलेगा। क्राउन प्रिंस ने डायलन को मामले की और छानबीन करने और किसी भी जरूरी जानकारी की तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश दिया। जब उसे पता चला कि ड्यूक ऑफ शॉयनी पहले से ही इस काम में लगा हुआ था, तो युवराज प्रभावित हुआ और उसने जल्द ही उसकी बेटी से मिलने का फैसला किया। बाद में अपने कमरे में अकेले उसने अपने वफादार कसान को बुलाया। उसे शक था कि ड्यूक क्रॉफर्ड के साथ कुछ गड़बड़ है। वह चाहता था कि योद्धा हीरो और दुल्हन की शारीरिक स्थिति की जांच करे। कसान आदेश का पालन करने के लिए तेजी से निकल गया और राजकुमार ने कसम खाई कि वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्रॉफर्ड एक क्रूर राक्षस था। अगर उन्होंने जरा सी भी गलती की तो वह एक पल में उनकी गर्दन मरोड़ देगा। लेकिन इस बार युवराज ने ठान लिया था कि अंत में सिर्फ वही खड़ा रहेगा। अगली सुबह एंजेलिना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, सपनों से रहित नींद में खोई हुई। जब वह उठी और ड्यूक के अचानक आने पर चिल्लाई नहीं, तो उसने सुना कि एस्टेट से बाहर जाने का समय आ गया है। भले ही मुसीबतें उसका पीछा कर रही थीं, एडविन ने जोर देकर कहा कि वह उसके साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। वह जानती थी कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन क्या होगा अगर किसी को पता चल गया कि वह जेवेली है? क्या इससे परेशानी खड़ी नहीं हो जाएगी? एक शांत मुस्कान के साथ हीरो ने फैसला किया कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगेगी। वह जानती थी कि इस दुनिया में जादुई हेयर डाई होती थी, लेकिन यह केवल कुछ घंटों तक ही टिकती थी और बालों को चूहों के घोंसले जैसा बना देती थी। यह बहुत ज्यादा संदिग्ध था। यह मानकर कि ड्यूक का मतलब उससे है, एंजेलिना को यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसे सच में लगता था कि यह काम करेगा? बाद में वह उसके ऑफिस में आई और एडविन ने विनम्रता से उसे खींचकर अपने बगल में सोफे पर बैठा लिया। जब उसने उसे अपनी मेज से एक शानदार तरल की बोतल उठाते देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह सच में यह करने वाला है। उसके घमंडी चेहरे को घूरते हुए उसे अब यकीन नहीं था कि यह सुरक्षित है। पहले एडविन ने पूछा कि उसे कौन सा रंग पसंद है, फिर कंधे उचकाए और अपने पसंदीदा सुनहरे रंग को चुना। जैसे ही वह चीज उसके बालों पर लगी, वे पूरी तरह से सुनहरे हो गए। एक तुरंत बदलाव, झाड़ू जैसे दिखने के बजाय वह किसी शैम्पू के विज्ञापन जैसी लग रही थी। नतीजे पर मुस्कुराते हुए ड्यूक ने जल्दी से साफ किया कि यह असर फीका नहीं पड़ता। पता चला कि डाई एक पारिवारिक रहस्य थी। उसके बाल वैसे ही रहेंगे जब तक वह इसे बदलने का फैसला नहीं करता। एंजेलिना हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सुना था कि क्रॉफर्ड के खून में जादू है। इस दुनिया में कोई मैजिक टावर नहीं है और जादूगर बहुत दुर्लभ हैं। सभी अकेले काम करते हैं। साथ ही एडविन अपनी दुल्हन को खानदानी विरासत तोहफे में देना चाहता था। परिवार के मुखिया की इजाजत के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसने एक काला केस निकाला, उसे खोला और अंदर कीमती रत्नों से जड़े कॉन्टैक्ट लेंस थे। उन्हें हीरोइन की आंखों में डालते ही उन्होंने उसे एक बिल्कुल नया रूप दिया। उसके रंगे हुए बालों के साथ अचानक उसने सोचा, क्या वह इन गैजेट का इस्तेमाल भागने के लिए कर सकती है? उसके विचारशील हाव भाव को पकड़ते हुए हीरो ने साफ किया कि वह खुद उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। साथ ही वह किसी भी समय इसे वापस बदल सकता था। उसकी असली आंखों और बालों का रंग वापस ला सकता था। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह उसके साथ बाहर निकलने के लिए तैयार था। बाद में बग्घी में सवार होकर एंजेलिना ने पूछने का फैसला किया कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। यह सुनकर कि यह एक ऐसी जगह है जो उसे पसंद आएगी, वह सच में उलझन में पड़ गई। जल्द ही वे अचानक एक मशहूर ज्वेलरी बुटीक पर रुके।
ड्यूक को अब भी याद था कि उसकी मंगेतर को मैचिंग ज्वेलरी चाहिए थी, इसलिए वह उसे यहाँ लाया था। सब कुछ ठीक होना चाहिए था, सिवाय इसके कि एंजेलिना को याद आ गया कि यह दुकान हीरोइन के परिवार की है। उपन्यास के अनुसार एडविन को उससे प्यार हो गया था और उसने उसका अपहरण कर लिया था, हालांकि हीरोइन जेवेली जाति की थी। यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि अगर वे टकरा गए तो क्या होगा। जब वे अंदर दाखिल हुए तो दरवाजे पर एक क्लर्क ने उनका स्वागत किया। हीरो को सर मिलियन कहकर पुकारा। एंजेलिना, जो हमेशा की तरह उसके बगल में चल रही थी, ने पूछा कि उसने सेठ उपनाम का इस्तेमाल क्यों किया। एडविन मुस्कुराया और सोचा कि अगर वह खुलेआम आता तो स्टाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाता। चूंकि इस बार वह अपनी मंगेतर के साथ आया था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, ताकि वह बिना किसी दबाव के चारों ओर देख सके। यह महसूस करते हुए कि हीरो वास्तव में उसकी परवाह करता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने जल्दी से उसे गहनों के बक्सों से भरी एक मेज पर बिठा दिया। ड्यूक चाहता था कि वह अपनी पसंद की चीज चुने, लेकिन एंजेलिना ने कहा कि वह वही लेगी जो वह चुनेगा। अचानक उन सभी चमचमाते गहनों के बीच उसकी आंखें एक अनोखे नारंगी रत्न वाले झुमकों पर टिक गईं। पता चला कि यह एक आग जैसा हीरा था, जो सबसे दुर्लभ रंगीन रत्नों में से एक था। इसका रंग उसे गेंदे के फूलों की याद दिला रहा था, और वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। एडविन ने झुमका छीना और उसे अपनी मंगेतर के कान से लगाकर देखा, और तय किया कि यह उस पर पूरी तरह से जंच रहा है। वह उन्हें खरीद रहा था, यह दुआ करते हुए कि उसे उसका तोहफा पसंद आए। वह थोड़ा शर्माई और मुस्कुरा दी। उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे कोई और विकल्प ही न हो। ड्यूक ने उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया, यह तय करते हुए कि वह उसे वह सब कुछ खरीद कर देगा जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती है। फिर वे टहलने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़े। कुछ ही देर में एंजेलिना परेशान हो गई। लोग हर तरफ से घूर रहे थे। वह बस प्रार्थना कर रही थी कि वह उसे चलने दे। ड्यूक को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी, वह उसकी पकड़ में सुरक्षित थी। लेकिन एंजेलिना अपनी जमीन पर चलना चाहती थी। आखिर में एडविन मान गया और धीरे से उसे नीचे उतार दिया। लेकिन जैसे ही वह दूर हटी, उसे बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उन्हें हर समय हाथ पकड़कर चलना पड़ा। कुछ देर बाद वे खुद को शहर के सेंट्रल स्क्वायर पर पाते हैं। एंजेलिना उस जगह की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई, जहां एक बड़ा फव्वारा था और ठीक बीच में एक परी की मूर्ति थी। पता चला कि वह मूर्ति क्रॉफर्ड परिवार के पहले मुखिया ने बनवाई थी। हीरोइन जानती थी कि लोग जेवेली से नफरत करते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि सम्राट ने उन्हें परी की मूर्ति रखने क्यों दी। अचानक एडविन गंभीर हो गया और उसने कसम खाई कि कोई भी क्रॉफर्ड की जमीन को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी अचानक एक नौकर पास आया। उसे मालिक को कुछ जरूरी चीज देनी थी। एंजेलिना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब ड्यूक थोड़ी देर के लिए दूर चला गया और उसे अकेला छोड़ दिया। उसने उम्मीद भरी आंखों से उसकी आस्तीन पकड़ ली, लेकिन हीरो को फिर भी नौकर की बात सुननी थी। उसका सिर थपथपाते हुए उसने फैसला किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। नाइट्स उसकी रक्षा कर सकते थे। वह फव्वारे के पास एक बेंच पर बैठ गई। पास में सैनिकों के होने के बावजूद भी वह बेचैन थी। अचानक एक गेंद लुढ़ककर उसके पैरों तक आ गई और पास के बच्चों ने उसे वापस पाने के लिए आवाज लगाई। गेंद पकड़कर और नाइट्स की ओर देखते हुए हीरोइन ने उम्मीद की कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
वह इसे बच्चों के पास ले गई, लेकिन उसने इसे फेंकने का फैसला नहीं किया। उसे डर था कि यह कहीं और लुढ़क जाएगी। लड़के ने उसके हाथों से खिलौना छीना और भाग गया, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई। वह घूमी और गलती से पास से गुजर रहे एक आदमी से टकरा गई, जिसने तुरंत माफी मांगी। लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उस लबादे वाले अजनबी के हाव भाव बदल गए और वह चौंक गया। वह आदमी समझ नहीं पा रहा था कि वह इस व्यक्ति के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है। पीछे हटते हुए एंजेलिना को किसी तरह लगा कि उसने उसे जरूर पहचान लिया है या महसूस कर लिया है कि वह जेवेली है। एडविन पास आया, अपनी मंगेतर को गले लगाया और समझ नहीं पाया कि वह एक जगह क्यों नहीं रह सकती। हीरो उस अजनबी की ओर मुड़ा और पूछा कि वह कौन है और वह उसकी प्रिय से क्या चाहता है। वह आदमी पूरी तरह से हैरान दिख रहा था, जिसने हीरोइन को और भी भ्रमित कर दिया और ड्यूक को चिढ़ा दिया। कुछ मिनटों के बाद एडविन ने अपनी मंगेतर के लिए कॉटन कैंडी खरीदी और उसे एक बेंच पर बिठा दिया और खुद डंडी पर लगे उस मीठे से बादल का एक टुकड़ा खाया। एंजेलिना को बहुत शांत महसूस हुआ। वह सोचने लगी कि क्या हीरो उस अजीब लबादे वाले आदमी को जानता है। यह सुनकर कि उसे वह जाना पहचाना लग रहा है। ड्यूक जानना चाहता था कि क्या वे पहले मिले थे, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से नहीं कह सकती थी। एडविन बेरिल की ओर मुड़ा। वह उम्मीद कर रहा था कि उन्होंने उस आदमी को मार दिया होगा, लेकिन दुख की बात है कि वह बच निकला था। हीरो ने तुरंत उसे जिंदा पकड़ने का आदेश दिया और अपने पास लाने का। यह सुनकर एंजेलिना कांप उठी। मुस्कुराते हुए उसने उससे कहा कि वह उसे जल्द ही ढूंढ लेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात क्राउन प्रिंस को खबर मिली कि ड्यूक क्रॉफर्ड अपनी मंगेतर के साथ खुद बाहर निकला है। अगर वह उसकी जगह होता तो वह उसे छिपा रहा होता, लेकिन एडविन ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर अपनी चुनी हुई को सबको दिखा रहा है। कासन ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की, उसके बाल निश्चित रूप से सुनहरे थे। तो वह जेवेली नहीं थी। लेकिन प्रिंस अपना सिर खुजला रहा था कि आखिर ड्यूक उसे साथ क्यों लाया था। शायद वह बस बीमार महसूस कर रहा है और पहले से ही एक वारिस चाहता है। क्रॉफर्ड सुनहरे बालों के साथ पैदा होते हैं और वह एक ऐसी दुल्हन के साथ आया है जिसके बाल भी वैसे ही हैं। एक बार जब उसे पता चला कि हीरो का स्वास्थ्य सामान्य है, तो क्राउन प्रिंस ने उसका पीछा करते रहने का आदेश दिया। जहां तक उसकी मंगेतर का सवाल है, उस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ संदेह बने रहे। प्रिंस ने सोचा कि उससे आमने सामने मिलना एक अच्छा विचार होगा। इस बीच एडविन सेठ और बेरिल के साथ अपनी स्टडी में वापस आ गया था। सैनिक कौवे की हरकतों पर नजर रखे हुए था। इस बीच ड्यूक बटलर से बात करने चला गया। शार्क्स से कोई खबर? सेठ ने जल्दी से बताया, 15 साल पहले मुक्सा रेगिस्तान के पास किसी बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। एडविन बहुत ज्यादा हैरान था। आखिर मिलने से पहले उसकी मंगेतर थी कहाँ? दूसरी तरफ अगर आउल्स को कुछ नहीं पता, तो क्रोस से कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए। अगले दिन ड्यूक ने खुद एंजेलिशा के गले में एक ब्लैक ओपल का हार पहनाया। हाथों में गहने पहनना हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए उसने उसे एक पेंडेंट में बदलवा दिया। हीरोइन ने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था और पता चला कि ब्लैक ओपल अपनी श्रेणी में सबसे महंगा था। साथ ही उसने जो हार पहले खरीदा था वह बहुत ज्यादा भारी था और यह वाला हल्का था। तुम इसमें ट्रेनिंग भी कर सकती हो।
तभी एंजेलिना को एहसास हुआ कि वह अचानक उसे तैयारी शुरू करने के लिए कह रहा था। और हाँ, यह बात उसके लिए भी मायने रखती थी, इसलिए उसने अपनी पूरी जान लगाने का फैसला किया। एडविन उसे अंगूठियां भी देना चाहता था, जिन्हें अब वे एक साथ पहनेंगे। और हीरोइन यह सुनकर हैरान थी कि वे पहले ही बन चुकी थीं। ड्यूक ने जौहरियों से जल्दी काम करवाया था। वह जानती थी कि उसने शायद उन्हें धमकाया होगा। अंगूठी का डिब्बा पकड़ते हुए हीरो यह देखने के लिए मरा जा रहा था कि उन्होंने क्या बनाया है। अंदर कस्टम मेड गहने थे। साफ था कि किसी ने इन पर अपनी जी जान लगा दी थी। एडविन को उम्मीद थी कि वे उसकी दुल्हन का दिल जीत लेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि वे मैचिंग थे। भले ही थोड़ी देर हो गई थी, वह यह साफ कर देना चाहता था कि वह सगाई के लिए 100% तैयार है। एक बार अंगूठियां पहना दी गईं, तो वह सबको यह बताने के लिए तैयार था कि वह उसकी है। अब एंजेलिना अपनी उंगली पर अंगूठी का भारीपन महसूस कर सकती थी। शायद यह वो मोड़ था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब वह निश्चित रूप से ड्यूक से कभी नहीं बच पाएगी। इसलिए भागने के बजाय उसने लड़ने का फैसला किया। उसे सिर्फ एडविन से ही नहीं बचना था, बल्कि शाही परिवार से भी। अब एक सच्ची मुस्कान के साथ वह खुश थी कि आखिरकार सबको हीरो के साथ उसकी सगाई के बारे में पता चल जाएगा। ड्यूक हैरानी से जम गया, फिर उसे एक गंभीर नजर से देखने लगा, जिससे एंजेलिना घबरा गई। अगले ही पल उसने अचानक उसे गले लगा लिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब जब वह इतनी खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी, तो यह पहली बार था जब उसने इस तरह का उत्साह महसूस किया था। ऐसा लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा, लेकिन साथ ही यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक भी था। वहीं दूसरी ओर एंजेलिना हक्की बक्की खामोश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाद में एडविन ने बताया कि वह कल चला जाएगा। शाही परिवार ने बहुत ज्यादा ध्यान खींच लिया था और मकबरा लुटेरे पहले ही दिखने लगे थे। इसके अलावा वह चाहता था कि वह अपने कमरे में ही रहे और कल रात बाहर कदम न रखे। एंजेलिना उसकी बातों से चौंक गई। आखिर इतनी बड़ी बात क्या थी? पता चला कि वह खूनी चांद की रात थी, जब राक्षस सच में बाहर आते हैं। वादे के मुताबिक अगली रात उसने उसे खिड़की से देखा। आसमान में एक विशाल खून जैसा लाल चांद लटका हुआ था। उसे याद आया कि कैसे एक समय पर जंगली अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थीं कि राक्षसों का जेविल्स से कोई नाता है। आने वाले सालों में उनकी प्रजाति पर संदेह पूरे साम्राज्य में फैल गया और नफरत बस बढ़ती ही गई। एंजेलिना को समझ नहीं आया कि हीरो को इस खास रात के लिए गायब क्यों होना पड़ा। अपना चेहरा खिड़की से लगाकर उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे आज नहीं मिल रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बिना उसका दिल कितना खाली और अकेला महसूस कर रहा था। यह सोचकर कि वह उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, पर अब अलग होने से परेशान थी। एंजेलिना पूरी तरह से हैरान रह गई। उसी पल उसका हाथ गलती से उस काले ओपल हार से छू गया जो उसके गले में लटका था। यह पत्थर भी ड्यूक का एक तोहफा था और इसमें कुछ अजीब डरावना सा आकर्षण था। हीरोइन ने फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को सक्रिय करने की जरूरत है। अचानक एक कान फाड़ देने वाले धमाके की आवाज हर जगह से एक साथ गूंजी, जिससे वह हैरानी में घूम गई। अपनी सहज प्रवृत्ति पर काम करते हुए वह बिस्तर पर कूदी और कंबल के नीचे घुस गई। उसकी छाती में दर्द से जलन होने लगी,
जैसे किसी ने अभी अभी उसमें एक गर्म खंजर घोंप दिया हो। उसे याद आया कि उन्होंने एक खून का समझौता किया था, इसलिए अब वे महसूस कर सकते थे कि उनमें से कोई खतरे में है या नहीं। यह मानकर कि एडविन को कुछ हो गया है, वह जल्दी से मुट्ठी भर रत्न उठाकर उन्हें एक बैग में भरने लगी। उसे अपनी छाती से लगाकर और अपने दिल में उठ रहे तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह दरवाजे की ओर भागी। जब वह बाहर भागी तो तुरंत सेठ से टकरा गई, जो उसे सुरक्षित रखने के लिए उसका रास्ता रोक रहा था। एंजेलिना ने समझाने की कोशिश की कि ड्यूक मुसीबत में है, लेकिन बटलर ने कहा कि वह बस महल की सुरक्षा का परीक्षण कर रहा है। वह और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और चीखने लगी। उसे यकीन था कि एडविन खतरे में है। उसने यह साफ करने का फैसला किया कि यह खून का समझौता था जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था। सेठ के पास कोई जवाब नहीं था और सोचा कि चुप रहकर सुनना ही बेहतर है। प्रबंधक ने दोबारा पूछा कि क्या वह लॉर्डशिप तक का रास्ता दिखा सकती है, और उसके पीछे चल पड़ा। आंगन में घुसते ही हीरोइन को अचानक एहसास हुआ कि एडविन उसी टावर में था जिसमें उसे जाने की मनाही थी। बैरल उससे टकराया। वह पूरी तरह से हैरान था कि वह अचानक से कहां से आ गई। जब उसने सुना कि उसे तुरंत ड्यूक से मिलना है तो बैरल हैरान अवाक होकर जम गया। सेठ जल्दी से वहां पहुंचा और सोचा, यह जरूरी है, इसलिए इसे जाने दो, यह जानते हुए कि कोई और चारा नहीं था और उसे अपने लॉर्डशिप का भयानक रहस्य उजागर करना होगा। सैनिक उसे टावर पर ले जाने के लिए मान गया। पता चला कि प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। दीवार पर चढ़ने के ठीक बीच में अजीब आवाजें सुनकर हमारी हीरोइन घबरा गई। शायद अंदर कोई राक्षस छिपा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वे टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच गए, जो कुछ मशालों से रोशन एक छोटा खाली कमरा था। दूसरे छोर पर एंजेलिना की नजर दीवार से जंजीरों में बंधे एक आदमी पर पड़ी जिसका खून बह रहा था। यह देखकर वह दहशत में जम सी गई। उसे नहीं पता था कि एडविन कहाँ है या यह जगह आखिर है ही क्यों। तभी जंजीरों में बंधे उस आदमी ने अचानक चीख मारी। वह अपनी जंजीरों से छूटने के लिए छटपटाने लगा, जिससे वह और भी डर गई। उसे घूरते हुए एंजेलिना को एहसास हुआ डॉट कि यह पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद ड्यूक क्रॉफर्ड था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सेठ ने जल्दी से सब कुछ साफ कर दिया। यह एक श्राप था। क्रॉफर्ड खानदान को बेहिसाब ताकत तो मिलती है, लेकिन साथ ही पागलपन भी विरासत में मिलता है। हर ब्लड मून की रात हालत और भी खराब हो जाती है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर एंजेलिना सदमे में जम गई और हीरो को देखने लगी। वह अपना होश खो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद कैसे करे। उसने गलती से ज्वेल के शरीर पर कब्जा कर लिया था और सच कहूं तो उसे कीमती पत्थरों को संभालना बिल्कुल नहीं आता था। इस ख्याल से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि एडविन अभी नहीं मर सकता, वरना उसे हमेशा के लिए भागना पड़ेगा। साथ ही उसकी दर्द भरी चीख साफ साफ मदद की गुहार लगा रही थी। उसे एडविन का अपनी रक्षा करने का वादा याद आया और अचानक एंजेलिना का सारा डर गायब हो गया और वह आत्मविश्वास से भर गई। एडविन ने हमेशा उसका ख्याल रखा है। वह उसे अब ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। वह ज्वेल नहीं है, लेकिन जो भी इस शरीर में है। उसे इस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसी सोच के साथ और एडविन की मदद करने की जरूरत महसूस करते हुए उसने रत्नों की थैली पकड़ी और उसकी ओर दौड़ पड़ी।
पत्थर थैली से निकलकर हर जगह बिखर गए और एक शक्ति ने तुरंत एंजेलिना को घेर लिया। यह एहसास गार्डियन ट्री को छूने जैसा था, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। ऐसा लगा जैसे यह उसकी फितरत हो, कोई आदिम एहसास, जैसे कि वही है जिसकी एडविन को सख्त जरूरत है। ड्यूक गुर्राने लगा, जिसे देखकर नौकर अपनी लेडी के लिए बुरी तरह घबरा गए। वह उसके करीब गई और अचानक एडविन एक जंगली जानवर की तरह उस पर झपटा, लेकिन अगले ही पल वह होश में आ गया और सीधे अपनी दुल्हन को देखने लगा। एंजेलिना ने उसके गाल को सहलाया और कसम खाई कि वह बिना किसी शक के उसकी मदद करेगी। उसने धीरे से उसका नाम लिया और एक ही पल में सारा दर्द उसके शरीर से गायब हो गया। उसके पास होने से हीरो को हमेशा खौफ महसूस नहीं होता था। हाँ, कभी कभी भाग जाने का मन जरूर करता था, पर हमेशा नहीं। लेकिन एडविन की आंखों में डर देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अब उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे सब लोग घबरा गए। ड्यूक ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठ गया। तुरंत उसकी नजर उसके नंगे पैरों पर गई, जो महल में दौड़ने की वजह से खून से लथपथ और छालों से भरे थे। एडविन को एक बार फिर एहसास हुआ कि उसकी दुल्हन कमजोर है। वह दर्द सहन नहीं कर सकती थी। सेठ और बेरिल हैरान थे, उम्मीद कर रहे थे कि मास्टर ठीक हों। सच तो यह था कि हीरो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा था। क्रॉफर्ड्स इसके साथ ही पैदा होते हैं। उनकी नसें फड़कती हैं, खून खौलता है, यहाँ तक कि ब्लैक ओपल जैसे रत्नों के साथ भी। आप आसानी से नहीं जी सकते। यह सिर्फ लक्षणों को कम करता है, लेकिन शारीरिक दर्द और मारने की इच्छा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। बाद में सोती हुई हीरोइन को देखते हुए एडविन ने उसे डरपोक खरगोश का नाम दिया। उसने उसके बालों की एक लट पकड़ी, उसे चूमा और चाहा कि वह जल्दी से जाग जाए। अगली सुबह वह बिस्तर से उछल पड़ी। उसे याद आया कि उसने नींद में ड्यूक की परछाई देखी थी। एडविन ने उसे वापस कंबल के नीचे धकेल दिया। वह हैरान था कि वह उठने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही है। जागने के इतनी जल्दी बाद एंजेलिना ने तुरंत उसका सिर पकड़ा, उम्मीद कर रही थी कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है, और वह ठीक महसूस कर रहा था। हीरो जवाब में मुस्कुराया, यह जानना चाहता था कि क्या वह सच में उसके लिए इतनी चिंतित थी। उसे समझ नहीं आया कि इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। वह बहुत बुरी हालत में दिख रहा था। उसे कसकर गले लगाते हुए ड्यूक ने फैसला किया कि अब सब ठीक है, और वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। साथ ही उसे आखिरकार समझ आ गया था कि किसी का आपकी परवाह करने का क्या मतलब होता है। यह तय करते हुए कि वह भी वैसा ही बनेगा, उसने पूछा कि उसकी दुल्हन का पैर कैसा है। उसे पता चला कि वह तो यह भी भूल गई थी कि उसे चोट लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना बेहतर ख्याल क्यों नहीं रखती। उसके हाथों से अभी भी दवा की महक आ रही थी, और यह महसूस करते ही कि उसने खुद उसके पैरों का इलाज किया था, वह और भी हैरान हो गई। लेकिन एडविन किसी और को अपनी दुल्हन को छूने नहीं दे सकता था। यह याद करते हुए कि वह एक साइकोपैथिक किलर था, एंजेलिना सोचने लगी कि क्या लोग सच में मौत के कगार पर बदल जाते हैं। उसी समय हीरो ने पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही है। उसे याद था कि वह कल बेहोश हो गई थी। उसे लगा कि वह बिल्कुल ठीक है। जब तक कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके बालों का रंग बदल गया है। पता चला कि ड्यूक ने इसे बदल दिया था, यह सोचकर कि यह बेहतर दिखेगा।
अगर हम असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो वह ज्वेल जैसी दिखेगी और भाग नहीं पाएगी। लेकिन हीरोइन वैसे भी भागने वाली नहीं थी। वह खतरे में था। जब उसने सुना कि अगर वह मर गया तो उसके बालों का रंग वापस सामान्य हो जाएगा, तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वह बर्बाद हो जाएगी। फिर भी ड्यूक नहीं चाहता था कि उसकी दुल्हन उसे इस हाल में देखे। एंजेलिना सच में उम्मीद कर रही थी कि वह उसे बताएगा डॉट की कल उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। हीरो को याद आया कि बहुत समय पहले अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहती थीं। सबसे कमजोरों की रक्षा के लिए भगवान ने इंसानों को बाकियों से अलग कर दिया और संपर्क पर पाबंदी लगा दी। लेकिन एक ड्रैगन ने आदेश का उल्लंघन किया। वह इंसानी दुनिया में घुस आया और एक इंसानी औरत से प्यार कर बैठा। गुस्से में आकर भगवान ने उनके बच्चों को श्राप दे दिया और ड्रैगन के खून वाले सभी वंशजों को हमेशा के पागलपन और छोटी उम्र का श्राप मिला। ड्रैगन ने इलाज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। काफी खींचतान के बाद भगवान ने श्राप को कम करने के लिए जूली जाति को अपने वंशजों के पास भेजा। इसी तरह इस सहजीवी रिश्ते की शुरुआत हुई। जूली क्रॉफर्ड्स की मदद करते हैं और क्रॉफर्ड्स उन्हें सुरक्षा देते हैं। इसलिए हर परिवार के मुखिया को शपथ को नवीनीकृत करने और एक ओपल पाने के लिए कम से कम एक बार एम्ब्रियन जाना पड़ता है। एडविन को अपना ओपल पिछले ड्यूक से मिला था, लेकिन अब वह आधा टूट चुका था। पता चला कि जब उसने अपने पिता को मरते देखा तो वह टूट गया था। अच्छी खबर यह थी कि उस हालत में भी उसने अपना असर नहीं खोया था। हीरोइन को उम्मीद थी कि वह थोड़ा और टिक पाएगा। यह अजीब था क्योंकि एडविन तब तक ठीक था जब तक एयर प्रिंस ने उसे मार नहीं दिया था। लेकिन अगर ओपल हमेशा से मदद कर रहा था तो बदला क्या था? एंजेलिना को याद आया कि उपन्यास में किसी ने भी उसे सब कुछ थाली में सजाकर नहीं दिया था। उसे लगा कि यह शायद उसकी गलती थी। भविष्यवाणी को याद करते हुए जेवेली को लाल चांद लाना था और पूरे महाद्वीप को जलाकर राख कर देना था। लेकिन अचानक उसने ड्यूक को उसका धन्यवाद करते हुए सुना। उसे लगा कि अगर वह कल रात वहां नहीं होती तो उसका काम तमाम हो गया होता। आभारी शब्द भी उसके एहसास को बयां नहीं कर सकता था। लेकिन वह बहुत हैरान लग रही थी, जिससे उसे अजीब लगा। वह बस इस बात से चौंक गई थी कि एडविन क्रॉफर्ड उसका धन्यवाद कर रहा था। और शायद इस मुकाम तक पहुंचने में उसे सच में बहुत तकलीफ हुई थी। वह मदद करने के लिए वहीं रुकने वाली थी। उसने फैसला किया कि हीरो अब और दुख नहीं सहेगा। जैसे ही उसने यह कहा, ड्यूक ने उसे खींचकर वापस अपनी बाहों में भर लिया। अचानक उसने सोचा, क्या एंजेलिना सच में कुछ नहीं भूली थी? यह सुनकर कि उसका मतलब उन पत्थरों से था जिनका इस्तेमाल करना उसने सीख लिया था। हीरोइन को अचानक सब समझ आ गया। अपना होमवर्क करने के बाद अब वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी, सिवाय भागने या तलाक के। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने एक वादा चाहा कि वह मरेगी नहीं। एडविन चौंक गया। बेशक वह उसकी रक्षा करने में व्यस्त था, लेकिन जाहिर तौर पर यह कौवों के बारे में नहीं था। उसका मतलब खुद ड्यूक से था। इससे वह और भी उलझन में पड़ गया। वह जानती थी कि उसे अंदर ही अंदर लोगों को मारने के उसके शौक से डर लगता था। लेकिन उसने नरम शब्दों का इस्तेमाल किया। उसे उसकी बातें याद थीं कि वह उसके साथ अपनी तरह बर्ताव करेगा। भविष्य की पत्नी। अगर उसने गड़बड़ की तो वह खतरे में पड़ सकता था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह सुरक्षित रहे। अब वे एक ही किस्मत से बंधे थे, और अगर वह एक लंबा, खुशहाल जीवन चाहता था
तो उसे वह वादा करना होगा। हीरो उसकी किस्मत की बातों से मान गया और जब उसने कसम खाई तो एंजेलिना उत्साह से झूम उठी। लेकिन वह अब भी एक कॉन्ट्रैक्ट चाहती थी और एडविन उलझन में था। क्या उसकी होने वाली पत्नी को उस पर इतना भी भरोसा नहीं था? वह किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने की बात समझ नहीं पा रही थी जो एक गलती पर अपनी तलवार निकाल ले। ड्यूक ने पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने कोई वादा तोड़ा हो। हैरानी की बात यह थी कि जवाब था, कभी नहीं। लेकिन उसे शांत रखने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। उस रात ड्यूक पेटन को वेरोना से एक रिपोर्ट मिली। वारिस ने लेडी शिवानी को चाय पर आमंत्रित किया था, यह जानते हुए कि राजकुमार संभावित ससुराल वालों को सूंघ रहा था। ड्यूक को यह सब थका देने वाला लगा। शायद यह उस देववाणी के शब्द थे कि उसे एक रत्न विशेषज्ञ को खोजने की जरूरत है। इस वजह से क्राउन प्रिंसेस की भूमिका के लिए दो महिलाएं सबसे आगे थीं, लेडी शिवानी और एवलिन पेटन। उनके परिवार गहनों के साम्राज्य चलाते थे जो एक दूसरे से मुकाबला भी करते थे और साथ भी देते थे। वे दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। ड्यूक नहीं चाहता था कि उसकी बेटी शाही परिवार में जाए। वह चाहता था कि वह कारोबार चलाए, लेकिन वारिस को नाराज किए बिना यह कैसे किया जाए। तभी एक और नौकर अंदर भागा। वह एक भयानक खबर सुनाने को तैयार था। लेडी पेटन की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें तुरंत एक डॉक्टर की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने लड़की की जांच की और अनुमान लगाया कि यह शायद बुखार था। ड्यूक हैरान था, उसकी बेटी को तो कभी जुकाम तक नहीं हुआ था। लेकिन डॉक्टर अभी भी यह पता नहीं लगा पा रहा था कि क्या गलत था। फिर भी बुखार आम बात थी, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बाद में उसने सुना कि उसकी हालत बेहतर हो रही है और वह दौड़कर उसके कमरे में गया। एवलिन अपने पैरों पर वापस खड़ी थी और उसने अपने घबराए हुए पिता का मुस्कान के साथ स्वागत किया। उसे तनाव में डालने का बुरा लगा, लेकिन उसके पिता के लिए बस यही मायने रखता था कि वह बेहतर थी। तभी नौकरानी ने झटके से पर्दे खोल दिए। सूरज की तेज रोशनी अंदर आई और एवलिन अचानक अपनी आंखें पकड़कर दर्द से कराह उठी। ड्यूक हक्का बक्का रह गया जब वह चकाचौंध करने वाली रोशनी से दर्द में चिल्ला रही थी। उन्होंने पर्दे वापस खींच दिए, लेकिन वह अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी। बाद में डॉक्टर वापस आया और अनुमान लगाया कि यह बुखार का बाद का प्रभाव हो सकता है। ड्यूक को निदान की उतनी परवाह नहीं थी जितनी अपनी बेटी के लिए इलाज खोजने की थी। डॉक्टर को उसे यह बताना पड़ा कि उसकी आंखों की रोशनी बेहतर हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होना लगभग असंभव था। जब उन्होंने यह सुना तो ड्यूक और एवलिन दोनों सुन्न पड़ गए। क्यों? जब इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एवलिन ने पूछा कि क्या वह अब भी कीमती रत्नों को देख पाएगी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसने सुना कि उसे चमकीली चीजों से दूर रहना होगा, यह जानते हुए कि मामला कितना गंभीर था, ड्यूक ने डॉक्टर से कहा कि वह अपनी पूरी जान लगा दे इसे ठीक करने की कोशिश में। बाद में एवलिन ने सोचा कि अगर किसी को पता चल गया कि घर की भावी मुखिया गहनों को बिना आपा खोए देख भी नहीं सकती, तो वह परिवार का मजाक बनकर रह जाएगी। उसके पिता ने समझाया कि उसे परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है और वहां भरोसेमंद लोग हैं चीजों को संभालने के लिए। साथ ही उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए ड्यूक चाहता था कि वह खाना शुरू करे, इससे पहले कि वह सूखकर कांटा हो जाए।
थोड़ी देर बाद उसने सीधे अपने पिता से पूछा कि क्या देववाणी की भविष्यवाणी आखिरकार सच हो रही थी। उस रात ड्यूक ने फेरोन से एक बार फिर तसल्ली की कि उसे याद है भी या नहीं कि पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार एवलिन के पास कौन सी शक्ति थी। अगर वो माना सोर्स के असली मालिक को नहीं ढूंढ पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी डॉक्टर बिना बताए वहां आ गया और ड्यूक ने उसे अंदर आने का इशारा किया। डॉक्टर का चेहरा काफी उतरा हुआ था और अचानक फैसला किया कि क्या गड़बड़ है, यह पता लगाने के लिए उसकी पूरी जांच करनी होगी। ड्यूक हैरान था, क्या यह सिर्फ मामूली फ्लू जैसी चीज नहीं थी। डॉक्टर ने तुरंत साफ किया कि बुखार और सिरदर्द तो बिल्कुल सामान्य लक्षण थे, लेकिन दूसरी बार जांच करने पर उसने उसकी त्वचा पर हरे धब्बे देखे, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ड्यूक को उम्मीद थी कि एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं तो वो इसे जल्दी ठीक कर लेंगे। जब डॉक्टर ने माना कि वो कुछ भी वादा नहीं कर सकता तो ड्यूक ने एक हारी हुई आह भरी और उसे बाहर जाने के लिए कह दिया। कुछ ही मिनट बीते थे कि एक नौकर जरूरी खबर लेकर अंदर दौड़ा चला आया। जैसे ही हिज ग्रेस ने सुना कि एलामाइन अभी अभी बेहोश हो गई है तो उन्हें लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। बाद में एडविन को शाही परिवार की पार्टी का न्योता मिला और उसने उसे जलाने का आदेश दे दिया। सेठ जानता था कि वो लोग कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। हर परिवार के मुखिया का वहां होना जरूरी था, लेकिन हीरो ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। जैसे ही बटलर ने न्योता जलाया, उसे अफवाहें याद आईं कि लेडी पेटन को बुखार के साइड इफेक्ट की वजह से देखने में दिक्कत हो रही है। जब एडविन को यह भी पता चला कि बेहोशी की घटना ड्यूक पेटन की एलाया माइन में हुई थी तो उसने इसे एक शक पैदा करने वाला इत्तेफाक बताया। हो सकता है यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो, लेकिन शायद कोई अपनी चाल चल रहा है। सेठ इस मामले की तह तक जाना चाहता था, लेकिन हीरो को लगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है और उसे पहले से ही अंदाजा था कि इसके पीछे कौन है। वो आदमी शाही परिवार से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, एक ताकतवर शाही खानदान को नीचा दिखाते हुए। अपने खत देखना जारी रखने का फैसला करते हुए ड्यूक ने देखा कि उसे एक न्योता भेजा गया था, गार्डन फेयर का। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये लोग मुझे बार बार वहां क्यों बुलाते रहते हैं। बटलर भी उसे आग में फेंकने ही वाला था, लेकिन एडविन ने अचानक उसके हाथ से खत छीन लिया। एक पल सोचने के बाद उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। इस बीच हीरोइन पत्थरों को परख रही थी। वो काले ओपल की अजीब शक्तियों को देखकर दंग रह गई थी। आमतौर पर रत्न एक बार सक्रिय होने के बाद ऊर्जा सोखना बंद कर देते हैं, लेकिन यह ओपल लगातार सोखे जा रहा था। सक्रिय होने के बाद उस पर एक निशान बन गया था जो बाकी किसी भी पत्थर पर नहीं था। कुछ रत्नों को तो पहचानना भी मुश्किल हो रहा था और एंजेलिन को लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक बेकार जौहरी है। वो अपनी सीट से उछल पड़ी और चिल्लाई, यह फैसला करते हुए कि भले ही उसके पास सारी काबिलियतें न हों पर वो गायब भी नहीं हुई हैं। उसी पल ड्यूक आगे झुका। यह जानना चाहता था कि उसकी होने वाली दुल्हन किस बात पर इतनी परेशान है। वह पहले की तरह ही चीख पड़ी जब वो अचानक कहीं से भी प्रकट हो गया। इस झटके से बेचारी की तो जैसे जान ही निकल गई। हीरो को कोई अंदाजा नहीं था कि वो आखिर डरी किस बात से थी। वो पहले ही वादा कर चुका था कि वो उसे मारेगा नहीं, पर वो तो बस इतना चाहती थी कि अगली बार अंदर आने से पहले वो दरवाजा खटखटा दे। यह सोचते हुए कि वो आसानी से चौंक जाती है, उसने फैसला किया कि बस एहतियात के तौर पर अंदर आने से पहले वो चिल्लाएगा।
उसके बाद उसे पता चला कि उसने लगभग काम खत्म कर लिया है। उन रत्नों की जांच करना जो वो लाया था। एंजेलिन को उम्मीद थी कि वो सब उसी के पास रहेंगे, लेकिन ड्यूक ने अचानक फैसला किया कि वो उनमें से कुछ ले सकता है। शर्त यह थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन सभी पत्थरों को एक साथ काबू में नहीं कर सकती थी। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी पसंद के पत्थर चुन लिए, फिर एडविन ने बाकी के उठा लिए। उसी पल हीरोइन ने सोचा कि उसे बस सबसे महंगे वाले उठा लेने चाहिए थे और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए था। हीरो ने अचानक पूछा कि क्या उसे फूल पसंद हैं। हाँ में जवाब मिलने पर उसने एक न्योता निकाला, रूबर्न गार्डन फेयर का। उसकी बातें सुनकर और न्योता देखकर एंजेलिन के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। गार्डन फेयर ही वो जगह थी जहां कहानी के सभी किरदारों की किस्मत एक दूसरे से टकराने वाली थी। उसने अनजान बनने का नाटक किया और ड्यूक को साफ साफ बताना पड़ा कि यह एक तरह का फूलों का त्योहार था। एडविन को सच में उम्मीद थी कि उसकी मंगेतर मेले में उसके साथ चलने के लिए मान जाएगी। हीरोइन राजधानी जाने से डर रही थी, जहां शाही परिवार रहता था, लेकिन यह उस साफिरो तलवार को हासिल करने का एक सुनहरा मौका था। अगर वो ड्यूक के साथ एक आम जिंदगी जीना चाहती थी तो उसे इस मेले में जाना ही था। एडविन ने उसे ख्यालों में खोया देखकर अपनी बाहों में कस लिया और सोचा कि उसे बस अपना जवाब मुंह से निकालने की जरूरत है। एक पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा कि वो उसके साथ जाना चाहती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा इंसान जो शाही परिवार से इतनी नफरत करता हो, ऐसे मौकों पर उसकी राय को पहले अहमियत दे रहा है। एंजेलिना इस वक्त स्वार्थी बनने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने मन बना लिया ड्यूक क्रॉफर्ड के साथ गार्डन फेयर जाने का। उसे यह भी उम्मीद थी कि एडविन यह समझ जाएगा कि यह शाही परिवार से मिलने का एक मौका है। सच तो यह था कि वे लोग हीरो के दिमाग का दही कर देते थे। रेवेंस के लगातार हमले पहले से ही काफी ज्यादा थे, लेकिन उसकी मंगेतर वहां जाना चाहती थी, इसलिए वो बिना कोई सवाल किए जाने के लिए तैयार हो गया। लड़की शर्मा गई और उसने ड्यूक का दिल से शुक्रिया अदा किया। हीरो ने एक गहरी मुस्कान के साथ सोचा कि क्या बस इतना ही काफी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक लड़का जो आसमान से टपका हो, जिसके पास खाली हाथों के सिवा कुछ न हो, वो भला उसे क्या दे सकता है। उसने सोचा कि बेहतर है उसी तिरछी मुस्कान के साथ पूछ लिया जाए कि उसका मतलब क्या है। एडविन ने आंख मारी और अपनी उंगलियां अपने गाल पर फेरी। अब हीरोइन को अफसोस हो रहा था कि काश उसने पहली बार में यह जानने की कोशिश ही न की होती। लेकिन ड्यूक ने उसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया था, इसलिए उसने पूरी ईमानदारी से उनके गाल पर किस किया। हीरो उसके बाद पूरी तरह से घबरा गया था, जैसे कि यह सब कुछ बहुत अजीब था। रुको, वे किस बारे में बात कर रहे थे? उसे अचानक यह पक्का करना पड़ा। आखिर उसकी दुल्हन किस चीज की बनी थी? उसके छूने भर से उसे पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था, भले ही उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। और तो और उसका सिर चकरा रहा था और उसका दिल सीने से बाहर निकला जा रहा था। अगले ही पल वह उसके चेहरे के बहुत करीब झुक गया, बस एक किस से कुछ ही दूरी पर। उसे धीरे धीरे फासला कम करते देख एंजेलिना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह खुद से कह रही थी कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और जैसे ही मामला गंभीर हुआ, उन्होंने एक नौकर को चिल्लाते हुए सुना कि शार्क कैप्टन वापस आ गया है। ड्यूक ने गरजकर उसे स्टडी में इंतजार करने को कहा,
जबकि हीरोइन धीरे धीरे सदमे से बाहर आ रही थी। बाद में वह अपने होश संभालने के लिए चाय और कुछ पेस्ट्री के साथ बगीचे की कुर्सी पर बैठ गई। साम्राज्य की राजधानी में जल्द ही हंगामा मचने वाला था, इसलिए उन्हें तैयार रहना था। साथ ही पेटन परिवार भी निश्चित रूप से वहां होगा। एवलिन को बुखार के लक्षणों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यह कोई मामूली बीमारी नहीं है, कुछ बहुत बुरा हो रहा है। अकिता एक आम सर्दी जुकाम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह जहरीले ओकरा पौधे से होने वाली एक गंभीर बीमारी है। एवलिन की बीमारी अचानक नहीं हुई थी, किसी ने इसकी साजिश रची थी। कहानी के अंत तक ड्यूक पेटन उस आदमी का पता लगाता है जिसने उसकी बेटी का सपना चुराया था। एंजेलिना इस लड़ाई में कूदने वाली नहीं थी। उसकी पहली प्राथमिकता जिंदा रहना था, लेकिन अब उन्हें अपनी जागीर में छिपे सेफर ब्लेड को पाने के लिए एवलिन को ठीक करने की जरूरत थी। उन्हें एवलिन को उसकी छिपी हुई शक्ति को उजागर किए बिना ठीक करने का तरीका खोजना था। उसने अपनी नजरें तपते हुए सूर्यास्त पर उठाईं। एंजेलिना को एक शानदार आइडिया आया और वह उसे हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़ी। सबसे पहला काम, जेनी को उसे तुरंत सेठ के कमरे में ले जाने के लिए कहा गया। इस बीच ह्यूई ने अपने मालिक का सिर पकड़ लिया, उनके साथ खड़े रहने और उनकी रक्षा करने के लिए दृढ़ था। लेकिन वह जानता था कि सब कुछ नियंत्रण में है। एडविन को बस यह समझ नहीं आ रहा था कि चिंता की कोई बात क्यों है। साथ ही हीरोइन के उसके पक्ष में होने से तनाव लेने का कोई कारण नहीं था। एक तरफ ह्यूई वास्तव में खुश था कि वह लड़की अब ड्यूक के साथ थी। दूसरी तरफ उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह आई कहां से थी। उस योद्धा ने दूसरे देशों में भी इस मामले की छानबीन की, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद उसने कब्र लुटेरों के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। अफवाहें हैं कि मुघास रेगिस्तान, जहां अम्ब्रिया है, वहां भी प्राचीन खजाने छिपे हैं। कई तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुमकिन थ्योरी कीमती रत्नों की ओर इशारा करती है। एडविन ने सोचा कि यह बहुत मामूली बात है, लेकिन ह्यूई ने जल्दी से साफ किया, बेशक ये पत्थर साधारण बिल्कुल नहीं हैं। कहानियों के अनुसार एक रहस्यमय रत्न है जिसे छूने पर एक जीवित फूल जैसा महसूस होता है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि यूकालेस के प्राचीन साम्राज्य में वे इसे पवित्र मानते थे। जब ड्यूक ने सैनिक का यह निष्कर्ष सुना कि शाही परिवार इस रत्न के पीछे हो सकता है, तो उसने यह पता लगाने का फैसला किया कि यह बात कहां से आई। पता चला कि कई तरह की थ्योरीज और बेतुके अनुमान थे जो आते जाते रहते थे, लेकिन जैसे ही वे शांत होते, कोई उन्हें फिर से भड़का देता। जैसे ही रेगिस्तान की अफवाहें फैलने लगीं, कौओं ने परेशानी खड़ी करनी शुरू कर दी। एडविन को यकीन था कि यह सब किसी तरह से उस गहने से जुड़ा था। उन्होंने पूरी क्रॉफर्ड जाति का सफाया कर दिया था और अब वे उनके छिपे हुए खजानों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर यह थ्योरी सही है तो यह नरसंहार सिर्फ क्रॉफर्ड्स से छुटकारा पाने के लिए नहीं था। ड्यूक ने ह्यूई को उस रहस्यमय रत्न के बारे में हर संभव जानकारी खोद निकालने का आदेश दिया। इस बीच महल का प्रबंधक बिना बताए एक रिपोर्ट लेकर आ गया। सेठ ने सच बताने का फैसला किया, जैसे कुछ मिनट पहले लेडी ने उनसे एक मदद मांगी थी। एडविन यह सुनकर बिल्कुल चुप हो गया कि वह उसे एक तोहफा देना चाहती थी। वह खुशी से झूम उठा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ह्यूई ने कहा कि तोहफों के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। बटलर ने आगे कहा,
कि लेडी मालिक को सरप्राइज देना चाहती थीं। हीरो ने सेठ को एक जिज्ञासु नजर से देखा, यह सोचते हुए कि यह किस तरह का तोहफा था। तब बटलर ने उसे तोहफे के डिजाइन वाला एक लपेटा हुआ चर्मपत्र दिया। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें। आकार सभी सामान्य चश्मों की तरह लग रहे थे।